सपना में कर रहे हैं। सपना नहीं दिख रहा भाई, जगे हुए हैं। सपना में चलने की आदत है उनकी, गीत गाने की आदत है। 2 ठीक है। मिनट। हेलो क्या वाजपेयी जी आपको गीत गाने वाले लगते सोनू हैं जी। नहीं सर, गीत हमें आता कहाँ। ये जयंत देशपांडे जी, जयंत जी, ये गोवा से लगातार गाड़गे करके आ रहे हैं, आपको मालूम है ना, गोवा प्रदेश जी। हाँ हाँ, ठीक है। नमस्कार साहब, सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। मैं नमस्कार। अभी तक देख रहा था, अभी तक हल्ला नहीं आया, क्यों कारण अभी आ गया। शुक्ला जी आ गए, सब आ गए। हाँ, सभी को प्रणाम मेरा। ओके, सब स्वीकार कर लिया है ना। अच्छा, ये कैलाश भावसार, आप कहाँ से भैया? न्यूज मीडिया से है क्या? कैलाश भावसार, उज्जैन है रेलवे। नहीं क्या? अच्छा, रेलवे में क्या है आप? हाँ, रेलवे में कर्मचारी परिषद मंडल अध्यक्ष। अच्छा। अरे बाप रे। मैं मिला हूँ कैलाश जी, आपका भावसार जी। हाँ, बार मिला हूँ। ठीक है। अभी टाइम हो गया 6:05 हो गया, सभी को म्यूट करेंगे। अभी से शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार। केपी सिंह जी नमस्ते। प्रणाम जी। नरेंद्रन जी नमस्कार। नमस्कार। अभी विषय शुरू करते हैं हमने, है ना। आज का बैठक में सभी के लिए स्वागत है। आज आखिरी दिन है। आज हमारे बैठक में 2 लोगों को आप यहाँ देखते हैं जो नॉर्मली हमारा केंद्रीय कार्य समिति में नहीं है। एक है नीलेश खेड़कर। नीलेश खेड़कर जी, आप 1 मिनट। नीलेश खेड़कर जी स्पीकर व्यू में आइए। नमस्कार, नीलेश खेड़कर पूना से। एक बार पूरा परिचय करिए आपका, क्या क्या करते हैं डिफेंस का। नीलेश खेड़कर पूना से हूँ, डिफेंस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और भारतीय मजदूर संघ का प्रांत का प्रचार विभाग का काम भी देखता हूँ और केंद्र का फिलहाल सोशल मीडिया का काम भी देख रहा हूँ। हम आज इनको बुलाया है क्योंकि इनका नंबर से सबको नीलेश खेड़कर नाम से ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। इसीलिए अभी हमने एक जिला लेवल पर, हमारा डायरी में जितना जिला लोगों का एड्रेस है उसी के आधार पर सभी व्हाट्सएप नंबर से एक किया है। अभी नीलेश खेड़कर से लगातार आप लोगों को मैसेज आते रहता है, इसीलिए आप इस बार नीलेश खेड़कर से जो नाम से आया है वो लेटर इंफॉर्मेशन नीचे भेजना है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर वही है, सिंगल पॉइंट, वहां से रिटर्न आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह का केकेएस ग्रुप करके एक ग्रुप बनाया है। एक केकेएस ग्रुप में जगदीश जोशी जी ने उसको ऑर्गेनाइज करता है। वहां भी 1 वे ट्रैफिक के, वहां भी लगातार इंफॉर्मेशन आपके आते रहते हैं। इसलिए केंद्र कार्यालय का, केंद्रीय समिति लोगों को जो मैटर चाहिए वो जगदीश जोशी भेजता है। साधारण कार्यकर्ता को जो मटेरियल्स चाहिए वो सभी श्रीमान नीलेश खेड़कर द्वारा आप लोगों के साथ में आता है। इसके अलावा हमारा इस मीटिंग में आज एक अमोल पवार करके है, आपको याद है कि 6 दिन से न्यूज भारती का लगातार हमारा जो टेलीकास्ट हो रहा है ऑनलाइन में, बीएमएस का फेसबुक पे भी लाइव होता है, न्यूज भारती का भी लाइव होता है। इसीलिए अमोल पवार जी वो रिदम करके एक ऐप संघ ने बनाया, उसमें काम करता है पूना में, वो पूरा बेस्ड है। वो लोग भी आज हमारे साथ में जुड़ा है। उज्जैन का हमारा सीनियर कार्यकर्ता जो है कैलाश भावसार करके है, वो भी जुड़ा है। और बाकी जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता गणेश मेहमान अमरनाथ डोगरा जी और हसू भाई दवे जी, ये भी भेजा है। एक विषय मैं आपके सबके बैठक के पहले रखना चाहता हूं। अभी ये जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू किया है, इसका लगभग आज 7वें दिन लास्ट डे है और एवरेज इसका हमने साधारणतः 24 घंटे के बाद 48 आवर्स का हमने टेलीकास्ट देखे तो एवरेज 18,000 से कहीं कोई स्पीच कम नहीं हुआ है। तो इसीलिए रेस्पॉन्स हमारे लिए ज्यादा है।
इसके आधार पर एक विचार आया, ये सारे स्पीचेस को ट्रांसक्राइब करना, माने जो हमने भाषण सुना है इसको लिखित पूर्वक करना, हिंदी को बाद में अंग्रेजी को ट्रांसलेट करना। ऐसा करने के बाद एक ट्रांसक्रिप्शन का काम एक आता है। इसके बाद में हमने इसके लिए ई बुक प्रिंट कर सकते हैं, ई बुक करके बनाते हैं, इसके लिए अच्छा डिजाइन करके बनाते हैं। ये सभी बनाने के लिए मुझे लगता है लगभग हमारे लिए 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा। मगर एक ठेंगड़ी जी जन्म शताब्दी का इस संदर्भ में एक बड़ा हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट, एक बड़ा विषय, ये आजकल दुनिया में ई बुक्स पढ़ता है, इसीलिए हम दुनिया भर का इसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं। इसलिए कोई स्टेट या महासंघ इसका खर्चा आप लोग हम स्पॉन्सर करेंगे, ऐसे कोई आगे आ सकते हैं क्या? ये सभी हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोग हैं। ये एक विषय मैं आपके सामने इसको एजेंडा जैसे ला रहा हूं, बाकी सब आपका रहेगा, क्योंकि इसका एक परमानेंट सिस्टम हमारे पास में आ जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक ई बुक बनाना, देश दुनिया भर भेजना, और मुझे ये रिसाउंड आई तो इसके लिए क्या कोई आप लोग आगे आ सकते हैं? कौन स्टेट या कौन सा महासंघ थोड़ा कर सकते हैं? आप लोगों ने अनम्यूट करके थोड़ा बोलिए, इसके बाद में मैं इसका तो शुरुआत करवाता हूँ। डिफरेंट ಹಿಂಗೆ ಓಡುದಲ್ಲ, आप सोच लीजिए, है ना? कोई आगे आने में थोड़ा हिचकिचा रहे सब लोग। कोई महासंघ लगभग 1.5 लाख खर्च होता है इसके लिए, है ना? एक नया सीरीज का नया लेवल पर हम करेंगे, इस तरह का एक विषय आ जाएगा। ठीक है, सोच के आप लोगों ने या मुझे या ब्रिजेश जी को बोलिए। क्या ब्रिजेश जी ठीक है ना? हाँ, कुछ लोग सीक्रेटली बोलना है तो ये करना ही है। हाँ बस, हाँ ये करना ही है। हाँ, इसलिए दूसरा विकल्प इसमें नहीं है, ये किया जाना है। ठीक है, ये तो हम सभी महासंघों के लिए तय करेंगे, प्रांतों के लिए तय करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। और ये आने वाले समय में और भी सीरीज आनी है, ऐसा करके सोचिए, ये करना है। ठीक है, ठीक है, चलो आज हमारा इस बैठक का ये 3 भाग रहेगा। पहले श्रीमान हमारा जो अध्यक्ष जी का भाषण रहेगा, इनके बारे में बाद में इस 7 दिन का जो भाषण हुआ उसके बारे में श्रीमान जो ब्रिजेश जी हमारे साथ में रखेंगे। नहीं, बीच में कोई कुछ बोलना चाहता है, जैसे हमारा अमरनाथ डोगरा जी भी है, श्रीमान अमर हसू भाई जी है, उनका मत थोड़ा बोलना है तो बीच में थोड़ा समय देंगे। आज का इस कार्यक्रम का अध्यक्षता श्रीमान जयंती लाल जी हमारा सीनियर उपाध्यक्ष है, वो अध्यक्षता करेंगे। और आज का संचालन जो है श्रीमान राज बिहारी शर्मा जी हमारा राष्ट्रीय मंत्री, वो संचालन करेंगे। अभी मैं राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान राज बिहारी जी अनुरोध करता हूँ आज का कार्यक्रम का आपने विषय को प्रस्तुत करना और वक्ता को परिचय करना। सभी को नमस्कार। सबको आ रही है? अभी म्यूट कर देते, सबको म्यूट कर देते हैं। 1 मिनट, इसमें थोड़ा मिशन हैंग हो गया है, इसलिए मैं आप सबसे, हम लाइव शुरू करने से तुरंत हैंग हो गया, इसलिए सब लोगों ने आपका माइक को अनम्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। मेरा बिंदेश्वरी जी माइक म्यूट करिए, बिंदेश्वरी जी म्यूट करिए। राज बिहारी जी शुरू करिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रहे सब आ रहे, अच्छा आ रहे। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी व्याख्यान माला का आज 7वां और आखिरी दिन है। आज जो विषय है वो ठेंगड़ी जी विजन ऑन ग्लोबलाइजेशन ए रेट्रोस्पेक्शन। आज का विषय माननीय शाहजी नारायण जी अखिल भारतीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ आज का विषय रखेंगे।
साजी नारायण जी का संक्षिप्त परिचय भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के सामने रखना ऐसे लगेगा कि एक परिचित व्यक्ति को पुनः परिचित कराया जा रहा है। फिर भी औपचारिकता के रूप में मैं आपके बारे में, आपके परिचय के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी रखता हूँ। आपने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से की। भारतीय मजदूर संघ में आपने जिला स्तर से प्रवेश किया और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक दायित्वों का निर्वाह किया। विदेशी मंचों पर आपने भारतीय मजदूर संघ के विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिपादित किया और मजदूरों के मौलिक प्रश्नों को विदेशी मंचों पर उठाया। अनेक वैचारिक विषयों पर आपने पुस्तकें लिखी हैं। आप पेशे से एडवोकेट हैं। आपके वक्तव्य के बारे में जो मैंने हमेशा महसूस किया है, मैं वो बताना चाहूँगा कि आपके वक्तव्य में कोई भी रिपीटिशन नहीं होता है। आपके वक्तव्य का हर शब्द और वाक्य एक अपना अर्थ रखता है। इसलिए आपका वक्तव्य सुनते समय बहुत ही एकाग्रचित होने की आवश्यकता रहती है। आज आप सभी लोग जानते हैं कि आप वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना विषय प्रवर्तन करें, अपना विषय रखें। माननीय श्री साजी नारायण। माननीय साजी नारायण जी। सभी को नमस्कार। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी समारोह जन्म शताब्दी समारोह समिति का एक लेक्चर सीरीज पिछले 6 दिन से चल रहे। आज इसका समापन दिन है। इस दिन पर मेरे को आपके साथ चर्चा करने के लिए एक विषय दिया है, वैश्वीकरण पर दत्तोपंत जी का दृष्टि, एक विचिंतन। अभी देश की विचारधारा में परिवर्तन होता है और परिवर्तन की दिशा क्या है, इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। पिछले साल में पूजनीय सरसंघ चालक जी अपने विजयदशमी भाषण में जब दत्तोपंत जी के आर्थिक चिंतन के बारे में रेफर किया था, उस समय मीडिया में चर्चा में आ गया और दत्तोपंत जी का आर्थिक चिंतन के बारे में एक नया शब्द उन्होंने जोड़ दिया। जैसे मनमोहन सिंह के आर्थिक चिंतन के बारे में मनमोहनोमिक्स ऐसा कहते हैं, मोदी जी का आर्थिक चिंतन के बारे में मोडिनोमिक्स ऐसा कहते हैं। ऐसा एक नया शब्द दत्तोपंत जी के नाम पर भी आ गया, ठेंगड़ीनोमिक्स। ये माध्यम के मीडिया के एक बड़ा वक्ता, उन्होंने ये नाम दे दिया। उसी तरह दत्तोपंत जी का आर्थिक विचार के बारे में भी डिस्कशन अभी देश में चल रहे। और जब नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में घोषणा की, उस समय भी हमारे आर्थिक चिंतन में एक नया दिशा आने वाले है, ऐसा एक सोच भी कई लोगों के मन में पैदा हुआ है। वहां भी एक नया दिशा क्या होना चाहिए, इसमें एक स्वदेशी चिंतन बिल्कुल उनके केंद्र में होना चाहिए, ऐसा भी विचार अभी देश में चल रहे। उसी तरह एक नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका रिपोर्ट भी अभी आया। उसमें भी हमारे शिक्षा प्रणाली में एक नया दिशा, एक भारत से केंद्रित दिशा, उसमें भी उल्लेखन किया है। इसलिए कुल मिलाकर भारत में अभी तक जो चिंता चलते रहे, उससे एक यूटर्न होके
एक नया चिंता के लाइन पर देश चल रहे, ऐसा सोच कई लोगों के मन में हुआ है। उसका अधिष्ठान कौन सा होना चाहिए, वो विचार कौन सा होना चाहिए, उसमें दो नाम अभी आ रहे हैं। एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम है, दूसरा है दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी या दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक नया विचार हमारे सम्मुख रखा है, ऐसा नहीं। ये तो हजारों साल पहले से होकर आज तक कई महान चिंतक लोगों ने हमारे सम्मुख रखा है, कई विचार रखा है। उसका एक नई परिस्थिति में एक नया रूप में इन्होंने रखा है। जैसे वेद काल में बहुत ऊंचा सोच उस समय भी थे, उसके बाद उपनिषद के कालखंड में भी ऐसा नया सोचा गया, फिर पुराण के कालखंड में आया था, फिर इस समय क्रांतिकार परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने भी एक नया विचार हमारे सम्मुख रखा है। फिर आदि शंकराचार्य के कालखंड में उन्होंने भी क्रांतिकारी कुछ सोच हमारे भारत की चिंतन में लाया था। इसके बाद कई महापुरुष लोगों ने अपने विचार, युगानुकूल विचार उन्होंने रखा है। स्वामी विवेकानंद ने रखा था, और पूजनीय डॉक्टर जी, पूजनीय गुरु जी, ये सब लोग रखा था। अरविंद, तिलक, ऐसा कई लोग थे। महात्मा गांधी जी का नाम भी उसमें है। उसी तरह ये सारे विचार भारतीय चिंतन के बेस में, उसमें आधारित विचार है। स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का, दोनों का विचार में क्या फर्क है? दीनदयाल जी का समय तो एक तरफ की नेहरूवियन सोशलिज्म, एक रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म भारत में एक्सपेरिमेंट करते, ऐसा एक समय था। इसलिए उनका विचार सारा हो गया है। उसी वातावरण में आवाज नहीं आ वहां के समस्याओं को मुझे कैसे आवाज नहीं आ रही, उनका देखना माइक है, म्यूट हो गया है। उस तरह समय की चुनौतियों को सत्यनारायण जी का कैसे सामना करना सत्यनारायण है, जी का नहीं, उसी ये डायरेक्शन पर आवाज आ रहे हैं ना जी चलता। सबको। नहीं आ रहा। लेकिन बुनियादी बात सब एक ही है। हम लोग को आ रहा है। नहीं आ रहा है। जब दत्तोपंत जी आवाज आ रहा का है, समय आया, आवाज आ रही है। थर्ड वे में उन्होंने उल्लेखन नहीं आ रहा किया आवाज था। उनकी। उस समय आवाज नहीं आ रहा, 1990s में आवाज नहीं आ रही। अचानक एक दिन आवाज में नहीं आ रही। रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म से आप लोग हल्ला मत करिए, एक तरफ हल्ला मत करिए भाई साहब। पूंजीवाद की तरफ उन्होंने वो नेटवर्क का लेकर प्रॉब्लम एक है। तरफ की अमेरिकन मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म, उसका नया नाम है ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ऐसा तीन पहलू में ये एक कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स उन्होंने देश में लागू किया था। उसी संदर्भ में एक नया सोच, आर्थिक में एक नया विचार सब आया। उसी संदर्भ में नया आर्थिक चिंतन को कैसे देखना है, ऐसा एक दृष्टि दत्तोपंत जी ने हमारे सम्मुख रखा है। उनका एक प्रसिद्ध किताब है थर्ड वे। उस समय उन्होंने विश्व में प्रचलित दो प्रतिमानों के बारे में उन्होंने पढ़ा था। एक तो कम्युनिज्म, दूसरा कैपिटलिज्म। उसके बारे में बहुत गहराई में उन्होंने पढ़ा। लेकिन हमारे विचार के विशेषता क्या है? हमारे विचार की विशेषता यह है कि कम्युनिज्म केवल 100 साल पूरा करने में भी सक्सेस हुआ नहीं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन क्रांति के 100 साल के पहले ये कम्युनिज्म का पतन हो चुका। और कैपिटलिज्म 300 साल के अंदर 30 संकट उसको सामना करना पड़े। इसलिए इसके आखिरी संकट था 2008 में, जब एक वैश्विक वित्तीय संकट अमेरिका में वॉल स्ट्रीट से होकर पैदा हुआ था। इसलिए पूंजीवाद और कम्युनिज्म वो दोनों हार गए। इसलिए बिल्कुल एक
एक तीसरा विकल्प होना चाहिए। तीसरा विकल्प कौन सा होना चाहिए? सालों तक, हजारों साल तक ये सक्सेसफुल हो चुका है, ऐसा एक विचार होना चाहिए। हम भारत के लोग इसके बारे में बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि 5000 साल से सक्सेसफुली कोई बुनियादी बातों पर कोई चेंज नहीं है, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। ऐसा एक विचारधारा हमारे हाथ में है। इसलिए श्रद्धेय दत्तोबन जी के वर्तमान परिस्थिति के लिए इसको थोड़ा रीशेप करके हमारे सम्मुख रखा है। जब 1990 में श्रद्धेय दत्तोबन जी ने मॉस्को में एक वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, वहां चर्चा में आ गया कम्युनिज्म तो हार गए और कैपिटलिज्म भी ऐसे आइडियोलॉजी इट इज फेलिंग, तो उसका विकल्प क्या होना चाहिए, इसके बारे में गहराई में वहां चर्चा हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चुनौती क्या है, जो अमेरिका के लोगों ने एक चिंता पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया था, ये कम्युनिज्म तो हार गए और एक केवल पूंजीवाद अभी बाकी है। पूंजीवाद के कोई विकल्प नहीं हो सकते। देयर इज नो अल्टरनेट फॉर कैपिटलिज्म। इसलिए देयर इज नो अल्टरनेट, TINA, टीना, ऐसा एक सिद्धांत उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया। भारत के बुद्धिजीवी लोगों के साथ भी, एजुकेटेड लोग, अर्थशास्त्रियों के मन में भी, और हमारे पॉलिसी मेकिंग लोग, एक्सपर्ट्स, ये सब लोगों के मन में भी ये चिंता जो यूएस ने प्रचार किया था, देयर इज नो अल्टरनेट टू कैपिटलिज्म, ऐसा सोच अभी भी है। इसलिए दत्तोबन जी ने ये सोच को थोड़ा नकार करने के लिए उन्होंने अपने सोच विस्तारित रूप से रखा था। बाहर के कई विद्वानों ने भी इसके बारे में सोचा था, जैसे अर्नोल्ड टॉयनबी ने बताया। अभी दत्तोबन जी के विचार के बारे में हम चर्चा करते समय पहले एकात्म मानव दर्शन क्या है, इसके बारे में थोड़ा कुछ न कुछ जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। एकात्म मानव दर्शन में एक नटशेल के रूप में दीनदयाल जी ने भारत का विचार, आर्थिक विचार, बाकी परिस्थिति के बारे में और समग्र विचार उन्होंने रखा था। दत्तोबन जी ने जब विचार रखते समय उन्होंने बताया, हमारे भारत के कई विचारों के बारे में, कई मुद्दों के बारे में एक स्पष्टता होना चाहिए, कई शब्दों के बारे में स्पष्टता होना चाहिए। वोल्टेयर ने एक प्रसिद्ध वाक्य उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया, डिफाइन योर टर्म्स बिफोर यू डिबेट। जैसे इसम तो एक रिलीजन जैसे है, एक क्लोज्ड फ्रेमवर्क है, इसलिए हमारा विचार को इसम नहीं कहना, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म ऐसा नहीं बोलना, इंटेग्रल ह्यूमन फिलोसफी ऐसा ही होना चाहिए। हिंदुत्व ऐसा ही बोलना है, हिंदुइज्म गलत शब्द है, हिंदुत्व मीन्स हिंदूनेस। उसी तरह एक शब्द है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का असली शब्द तो वर्ल्डली ऐसा है, जो लौकिक विषय के बारे में सोचते हैं, वो ही सेक्युलरिज्म। वो चर्च जब रिलीजन सब जगह दबाव में लाने के लिए प्रयास किया था, उस समय उसके रिएक्शन के रूप में सेक्युलरिज्म वहां डेवलप किया था। अभी कई लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, ऐसा नहीं हो सकते। भारत की विचार क्या है? भारत की विचार सभी रिलीजन के बारे में, सभी पंथ के बारे में सर्वपंथ समादर होना चाहिए, यही है हमारा विचार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्युलरिज्म शब्द अभी यूज किया है। 1980s में श्रद्धेय दत्तोबन जी ने एक भविष्यवाणी किया था। उन्होंने बताया, 1980s में बताया कि 10 साल के अंदर कम्युनिज्म का पतन होने वाले है। 10 साल के अंदर 1990s के पहले कम्युनिज्म का पतन विश्व में हुआ। अभी केवल 3 देशों में वो कम्युनिज्म बाकी है। उसी तरह
जब थर्ड वे का किताब का फर्स्ट एडिशन 1995 में निकाल दिया था, वो किताब में 1995 में उन्होंने बताया 2010 के पहले कैपिटलिज्म का पतन भी हो जाएगा। लेकिन कैपिटलिज्म का पतन में एक ही विशेषता उन्होंने दिया, इट्स डिमाइज विल बी डिलेड, ये उन्होंने बताया। फिर उसका वो भविष्यवाणी भी सही हो गया। अभी 2008 में जो वैश्विक वित्तीय संकट वो शुरू हुआ था, उस समय विश्व के कई अर्थशास्त्रियों ने और कई विश्व के नेता लोगों ने, राजनीतिक नेता लोगों ने, उन्होंने बताया इट इज द डिमाइस ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मर चुका है, ऐसा उन्होंने कई लोगों ने बताया। इसी तरह अब उनका दोनों भविष्यवाणी वो बिल्कुल सही हो गया। ऋषि जैसे आदमी का भविष्यवाणी बिल्कुल सही होना ही चाहिए। अभी पूंजीवाद के बारे में जब उन्होंने चर्चा किया था, उन्होंने लियोनल रॉबिन्स, ऐसा एक अर्थशास्त्री ने जो कैपिटलिज्म का डेफिनेशन दिया था, उन्होंने दो मुद्दे उसमें अपना डेफिनेशन में जोड़ दिया था। एक तो असीमित चाहत, अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा है सापेक्ष दुर्लभता, रिलेटिव स्केर्सिटी। पर्यावरण में जो रिसोर्सेस होता है वो बहुत स्केर्स है, लेकिन मनुष्य के चाहत तो अनलिमिटेड है। ऐसा पश्चिमी संस्कृति के अनुसार एक डेफिनेशन ये लियोनल रॉबिन्स ने उन्होंने दिया था। और लियोनल रॉबिन्स ने यह भी कहा कि ये अर्थशास्त्रियों का काम नैतिकता सिखाना नहीं, ऐसा उन्होंने बताया था। कैपिटलिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में उन्होंने बताया, बिना शोषण पूंजीवाद को एक्सिस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह मार्केट, फ्री मार्केट, मार्केट को एकदम कोई बिना कोई नियंत्रण के उसको छोड़ना है। तीसरा है उपभोक्तृवाद, कंज्यूमरिज्म, एंडलेस कंज्यूमरिज्म। जितना कंज्यूमर फीलिंग, कंज्यूमर डिजायर बढ़ते हैं, उतना कैपिटलिज्म सशक्त बन जाएगा। ये उपभोक्तावाद। और एक है एकाधिकार, माने मोनोपोली। कैपिटलिज्म के बदल में, विकल्प में कोई आना नहीं। कैपिटलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट सब मोनोपोली में आधारित है। फिर है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तियों का, कुछ इंडिविजुअल का श्रेयस, इसके बारे में ये सोचते हैं। और फिर साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा एक इंपीरियलिस्ट एक साम्राज्य बनाया है। उसका सम्राट है मल्टीनेशनल कंपनीज और डेवलप्ड नेशंस, ये सब उसका सम्राट जैसे अभी काम करते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इन सब का परिणाम है असमानता, इनइक्वालिटी पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसलिए उन्होंने बताया ये मोनोपोली और ये एकाधिकार वो स्थापित करने के लिए कई उपकरण पूंजीवाद ने स्थापित किया है। ये कि उन्होंने एक लिस्ट जो तोमजी बताता है, जैसे पेटेंट्स होता है, ब्रांड्स होता है, कॉपीराइट, ट्रेड नेम्स, लाइसेंसेस, कोटास, सुरक्षात्मक टैरिफ्स, कार्टल्स, पूल्स, ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनीज, इंटर कॉर्पोरेट बोर्ड्स, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स आदि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, उपकरण ये कैपिटलिज्म ने बनाया है। और कैपिटलिज्म के सोच में शिक्षा भी एक व्यवसाय है, ज्ञान उद्योग ऐसा नाम कर शिक्षा भी जाने जाते हैं। उसका परिणाम एक असंतुलित वृद्धि पूरे विश्व में अभी फैला हुआ है। भारत दत्तोपंत जी पूंजीवाद के कई पहलुओं के बारे में भारत की विचार से एक तुलना करते हैं। पूंजीवाद में दो तरफ की लोग होता है, एक तो लाभ कमाने वाले पूंजीपति और दूसरे वेतन नौकरी, ऐसा दो चीज है। इसके बाहर बाकी लोगों को ज्यादा महत्व दिया नहीं।
लेकिन भारत में ऐसा शार्प डिवीजन नहीं होता है। कार्ल मार्क्स में भी उसके आधार पर दो वर्ग के बारे में बताया था, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ऐसा बताया था। इसलिए ऐसा एक विचार भारत में नहीं था। भारत में शुक्र निधि में भारत के पुराने भारत के लेबर रिलेशंस के बारे में चर्चा किया था। वहां वेतन नौकरी के बारे में भी बताया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा भारत में प्रचलित थे। और स्वरोजगार को भारत में एक नाम भी है, विश्वकर्मा सेक्टर। ऐसा विश्वकर्मा सेक्टर भारत की नौकरी का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक थे। उसी तरह संपत्ति का अधिकार किसको देना है, उन्होंने बताया आवश्यकता का आधारित होना चाहिए। स्वामित्व के बारे में कोई कर्कशता, इसका आवश्यकता नहीं, और समाज अपना आवश्यकता के अनुसार स्वामित्व के नया नया मॉडल को खड़ा कर सकते। फिर उन्होंने पश्चिमी ये अर्थशास्त्र में डिस्कस करने वाले सरप्लस वैल्यू के बारे में, अधिशेष मूल्य, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो जी ने बताया कैपिटलिज्म में सरप्लस वैल्यू वो नियोक्ता के पास जाता है, लाभ के रूप में उनको मिलता है, और कम्युनिज्म में वो सरकार को मिलता है। लेकिन भारत में ये समाज को ही मिलना है। इसलिए आर्थिक चिंतन में, आर्थिक चर्चा में सब जगह समाज एक पार्टी होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कई तरह का औद्योगिक संबंध में कई चर्चा होता है, सेटलमेंट होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। ऐसा सारी प्रोसेस में समाज बिल्कुल एक पार्टी होना चाहिए, कंज्यूमर एक पार्टी होना चाहिए, समाज का हित भी इसमें प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसी तरह हमारे उद्योगों का नेचर क्या होना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हमारे इंडस्ट्री का नेचर एक जॉब इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, एक श्रम प्रधान उद्योग देश में होना चाहिए वो। लेकिन कैपिटलिज्म मॉडल में हम क्या लाता है, वो पूंजी प्रधान है, कैपिटल इंटेंसिव, ये गलत है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर दत्तोपंत जी ने ये वृद्धि, ग्रोथ के बारे में चर्चा करते समय उन्होंने बताया कैपिटलिज्म में क्या होता है, कुछ लोगों का वृद्धि, उसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ फायदा बाकी लोगों को मिल जाएगा, ये गलत है, उन्होंने बताया। उन्होंने इसलिए एक अंत्योदय कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे सामने रखा था, आखिरी आदमी तक ये वृद्धि का फायदा उसको मिलना है। दत्तोपंत जी ने माओ से सिंह का एक प्रसिद्ध वाक्य उन्होंने बताया। माओ ने बताया मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण माने पश्चिमीकरण नहीं है, ऐसा माओ का एक प्रसिद्ध वचन है। वो बोलते हुए उन्होंने बताया ये सभी मापदंड पश्चिम से लेना ये भी उचित नहीं। जैसे हमारे शिक्षा प्रणाली में हमारे विद्यार्थी लोगों को विश्व में सबसे बड़ा साहित्यकार कौन है, शेक्सपियर का नाम आता है, ऐसा कई लोगों का नाम आता है। कालिदास से तुलना करते तो ये पश्चिमी का कालिदास जैसे ऐसा शब्द में शेक्सपियर को परिचय करवाना है। उसी तरह नेपोलियन को पश्चिमी के समुद्रगुप्त ऐसा बोलना है। उसी तरह मैकियावेली उसको पश्चिम की कौटिल्य, उसी तरह हरकुलियन टास्क अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसा नहीं। ये भगीरथ यत्न, ये एक हमारे सोच में, शब्द में, हमारे बातचीत में ऐसा शब्द होना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे चीज जहां से भी आएंगे वो हम स्वीकार करना है, बाहर से आने वाले अच्छे बातों को हम स्वीकार करना है। सत्य, विज्ञान आदि बात बिल्कुल सार्वभौमिक है, इसलिए बाहर से भी वो स्वीकार करना है। ऋग्वेद में कहा है आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विशुद्धः, लेट नोबल थॉट्स, अच्छे सोच सभी जगह से अंदर आना है, ऐसा हमने बताया है। लेकिन पश्चिमी
मूल्यों ये यूनिवर्सल मूल्य है, ऐसा सोचना गलत है। पश्चिमी मॉडल ये यूनिवर्सल मॉडल है, ऐसा सोचना गलत है। पश्चिमी विचार ये यूनिवर्सल विचार है, ऐसा सोचना गलत है। उन्होंने पश्चिमी विचार के बारे में, मूल्यों के बारे में उन्होंने बताया कि उसका कंटेंट्स क्या है। एक तो मटेरियलिज्म भौतिकवाद है, दूसरा है उपभोक्तावाद कंज्यूमरिज्म, उसी तरह ह्यूमनिज्म मनुष्य सभी के सेंटर में है, उसी तरह व्यक्तिवाद। ऐसा कई मुद्दों ये पश्चिमी वैल्यूज में आता है। ये सारा भारत के विचार के विरुद्ध में है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बुद्धियों के बीच में ये सोच बहुत रूढ़मूल हो चुका है। और पश्चिमी और भारत के एक संवाद से ये मूल्यों में एक हार्मोनी वो भी ला सकते उन्होंने बताया। भारत के विचार के एक स्वभाव उन्होंने बताया वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। उन्होंने हमारे सभी सोच में, हमारे आचरण में, सब जगह ये वैज्ञानिक स्वभाव हम देख सकते। जैसे भाषा में संस्कृत तो विश्व में सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। कंप्यूटर में भी सबसे अच्छी तरह यूजफुल लैंग्वेज तो संस्कृत है, ऐसा बाहर के लोग भी मानते हैं। लेकिन पश्चिमी इतिहास में हमेशा रिलीजन और शास्त्र उसके बीच में संघर्ष हुआ था। जब शास्त्र का विकास हुआ था उस समय रिलीजन ने उसको रोकने के लिए प्रयास किया। ये पश्चिमी इतिहास का, यूरोपियन हिस्ट्री का एक स्वभाव है। भारत में कभी भी ऐसा हुआ नहीं। भारत में विज्ञान का विकास और हमारे स्पिरिचुअलिटी, धर्म, इसका विकास भी एक साथ हुआ था। 1982 में भारतीय विचार केंद्र का उद्घाटन करते समय दत्तोपंत जी अपने भाषण में बताया, गांधी जी ने एक प्रसिद्ध वाक्य बताया। गांधी जी ने बताया, पश्चिमी सोच ऐसा है कि गॉड इज ट्रूथ। जो रिलीजन ने एक ईश्वर के संकल्प बनाया है, वो संकल्प ट्रूथ है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन गांधी जी ने बताया ये गलत है। ट्रूथ इज गॉड, जो सही बात है वो ईश्वर समान है, ऐसा उन्होंने बताया था। और टेक्नोलॉजी के बारे में दत्तोपंत जी बताते हैं, टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में होते हैं उसके अनुसार वो टेक्नोलॉजी का रिजल्ट होता है। इसलिए सही हाथों में होना चाहिए। एक मोरालिटी के साथ, धार्मिकता के साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। उन्होंने महाभारत के एग्जाम्पल देते हैं। महाभारत में अर्जुन के हाथों में पाशुपतास्त्र एकदम शांतिपूर्ण थे, लेकिन महाभारत में एक नीच कैरेक्टर है अश्वत्थामा, उनके हाथ में ये ब्रह्मास्त्र एक नरसंहार रूप में उन्होंने यूज करने के लिए प्रयास किया था। जापान के 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में, जब एटम बम डाला था, उसके बारे में डिस्कस करते समय उन्होंने बताया मोरालिटी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है और टेक्नोलॉजी का ऊपर एक सामाजिक नियंत्रण भी होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने आल्फिन टोपलर के एक विचार वो डिस्कस करते हैं। और टेक्नोलॉजी हमारे परिस्थिति के अनुसार ही चयन करना है। इसके बारे में वो जापान के अप्रोच वो डिस्कस करते हैं। जापान में क्या है, जापान अपने परिस्थिति के अनुसार बाहर के टेक्नोलॉजी को स्वीकार करते हैं। उसके परिस्थिति के अनुयोज्य नहीं है तो उसको इनकार भी करते हैं। इसलिए जापान जैसे करते हैं ऐसी उसी तरह भारत में भी टेक्नोलॉजी को अपने परिस्थिति के अनुसार, यहाँ श्रम आधारित टेक्नोलॉजी होना चाहिए, श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी होना चाहिए, पूंजी प्रधान नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सोचना है। इसलिए इसके लिए एक टेक्नोलॉजी कमीशन हमेशा देश में होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया, पश्चिमी सोच में
एक तरफ की कार्टेशियन पैराडाइम, डेकार्टे वेस्टर्न फिलोसफी का फादर जैसे मानते हैं। वो डेकार्टे ने बताया मनुष्य प्रकृति के मास्टर है, इसलिए मनुष्य जो चाहते हैं इसी तरह प्रकृति को शोषण कर सकते, ऐसा उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है। ये पश्चिमी विचार में रूढ़मूल थे, लेकिन भारत में प्रकृति को मादा जैसे मानते हैं, उसके दिव्य एक रूप से हम मानते हैं, पूज्य रूप से हम मानते हैं। ये सोच धीरे धीरे हमने पश्चिमी लोगों को भी सिखाया है। 1972 में स्टॉकहोम में एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस थे, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी गए। इंदिरा गांधी जी ने वहां अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के बारे में वहां अपने भाषण में बताया। वहां मदर अर्थ, पृथ्वी मातरम, ये संकल्प, ये कंसेप्ट उन्होंने पश्चिमी जगत में रखा। इतना जल्दी वो कंसेप्ट उन्होंने अपनाया और पूरे विश्व में मदर अर्थ के बारे में चर्चा किया। ये एक तरफ की पैराडाइम शिफ्ट, ये कार्टेशियन पैराडाइम में एकदम बदलाव वहां हुआ था। पश्चिमी मूल्यों का, पश्चिमी मॉडल का उसका सारा क्रिएशन एक तरफ की यूरोपियन हिस्ट्री के बैकग्राउंड में बनाया है। यूरोपियन हिस्ट्री के बाहर कहीं भी कोई भी देश का इतिहास में ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वो लागू अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन भारत में विश्व के बारे में, विश्व का संकल्प फ्रॉम ओशन टू ओशन, सब जगह पृथ्वी, जो भी पृथ्वी होता है सब उसमें होता है। पृथ्वी समुद्र पर्यंतम एकराट, ऐसा संकल्प है हमारा विश्व के बारे में। लेकिन पश्चिमी जगत में एथेंस से होकर न्यूयॉर्क तक है, वहां विश्व का इतिहास का सारे विचार। राजनीति के बारे में सरकार के मॉडल कौन सा होना चाहिए, गवर्नमेंट मॉडल। अभी कई लोग बोलते हैं ये डेमोक्रेसी अच्छा मॉडल है, ये अच्छा मॉडल है, ऐसा बताता है। लेकिन दत्तोपंत जी ने बताया, पहले भारत में करीब 13 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में चर्चा किया था। श्री राम पट्टाभिषेक के समय जो पुरोहित लोग मंत्र उच्चारण करते थे, उसमें यह भी बताया देयर आर 13 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, वो मंत्र में बताया था। उसमें साम्राज्य, भोज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, परमेष्ठिम, राज्यम, महाराज्यम, जनराज्यम, विप्रराज्यम, समर्थ राज्यम, अधिराज्यम आदि 13 तरफ की गवर्नमेंट के बारे में चर्चा किया। एक निश्चित रूप से गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट मॉडल होना चाहिए, ये भी ठीक नहीं। नया नया मॉडल भी इसके बारे में हो सकते। इस्लामिक अग्रेशन के पहले, इस्लामिक आक्रमण के पहले भारत में कोई भी राजा स्वेच्छाधिकार प्रयोग किया नहीं। जैसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य था, लेकिन उसी समय भी छोटे छोटे कई राजा शासन देश में थे, वो सब एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने शासन करते थे। सम्राट के कोई इंटरफियरेंस उनके शासन में कभी भी हुआ नहीं। ये बात स्वर्गीय डॉक्टर अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताया था। भारत के संविधान में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, कौन सा सरकारी सिस्टम होना चाहिए, इसके बारे में जब चर्चा हुआ था, उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने ये विशेषता वहां बताया था। उन्होंने बताया भारत में बहुत बड़ा शक्तिशाली सम्राट दिल्ली में शासन किया था, लेकिन हमारे गांव सब लोकल पंचायत की शासन में सर्व स्वतंत्र रूप से चलते रहते थे। वो दे वर नॉट वरीड अबाउट इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसा सोच के हमारा पंचायत सिस्टम एकदम शक्तिशाली थे। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर का विचार को वहां स्वीकार नहीं किया। संविधान का सबसे
दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि भारत की सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल सिस्टम उस समय भी पंचायत सिस्टम थे, इतना विकेंद्रीकृत सिस्टम। लेकिन जब संविधान बनाया था उसमें उसके बारे में कोई परामर्श किया नहीं, केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक जस्ट ये नाम बताया है, इतना ही है। केवल 1994 में पंचायती राज अमेंडमेंट लाया था, उस समय तक पंचायत सिस्टम के बारे में हमारे संविधान में नहीं था। फिर उन्होंने राजनीति में दो शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, एक तो राष्ट्र, दूसरा है राज्य। और पश्चिमी विचार में, पॉलिटिकल थॉट में राज्य और राष्ट्र दोनों में एक ही है। वो कभी कभी नेशन स्टेट ऐसा भी बोलते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऐसा बोलना गलत है, तो मुझे बोलते हैं, क्योंकि कई देश ऐसा है उनको उसमें राष्ट्र वो संकल्प नहीं है। जैसे उन्होंने बताया यूएसएसआर, रशिया में कई देश राष्ट्र है उसके अंदर, इसलिए जब गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका ऐसा सुधार लाया था, एक दिन में सभी राष्ट्र एक एक करके अलग अलग करके इंडिपेंडेंट हो चुका है। इसलिए रशिया में कई राष्ट्रों का एक संकुल वहां थे। मार्क्सिज्म ने राष्ट्र को इनकार कर दिया और उन्होंने इंटरनेशनलिज्म लाने की प्रयास किया, लेकिन इसमें इसका परिणाम क्या हुआ? दो तरफ की परिणाम हुआ। एक तो रशिया एक तरफ की इंपीरियलिज्म लाने के लिए प्रयास किया, उन्होंने बहुत सारे विदेशी राज्यों को के ऊपर आक्रमण करके उनको कब्जा कर दिया, जैसे यूगोस्लाविया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी। और ये कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और रशिया के बीच में कौन सुपर पावर बनना है, इसके बारे में बहुत एक तरफ की कोल्ड वॉर चलते रहते थे। इसी तरह रशिया का एक साम्राज्यवाद, वो एक इसी इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नाम पर उन्होंने खड़ा करने की प्रयास किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? उस समय मॉस्को सेंट्रिक एक यूनिसेंट्रिक कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सेंटर मॉस्को था। लेकिन बाद में जब चाइना में माओ ने एक चाइनीज कम्युनिज्म खड़ा कर दिया, तो पीकिंग दूसरा एक सेंटर बन गया। सो दो सेंटर्स कम्युनिज्म हो गया। पीकिंग अभी बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग। फिर हर देश में अपना अपना कम्युनिज्म खड़ा कर दिया, तो मल्टी सेंट्रिक कम्युनिज्म बन चुका है। मार्क्सिज्म राष्ट्र को इनकार करते हुए बताया कि प्रोलेटेरिएट हैज नो फादरलैंड, मजदूरों के लिए कोई पितृभूमि ऐसा कुछ नहीं, पूरे विश्व के मजदूर एक होना चाहिए। और एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में क्या परिणाम हुआ? रशिया में लेनिन के नेतृत्व में एक रशियन कम्युनिज्म वो धीरे धीरे इमर्ज हो गया। उसी तरह चाइना में माओ ने एक चाइनीज कम्युनिज्म खड़ा कर दिया। वियतनाम में हो ची मिन्ह ने एक वियतनामीज कम्युनिज्म खड़ा कर दिया। इसलिए राष्ट्र भावना बिल्कुल सशक्त रूप में सभी कम्युनिस्ट देशों में अभी भी रखते हैं। और विश्व सरकार हो सकते हैं क्या, संभव है क्या, इसके बारे में उन्होंने पूजनीय गुरुजी का विचार भी हमारे सम्मुख रखते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया एक विश्व सरकार भी संभव है, लेकिन उसका बेस क्या होना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए, वो तो हमारे एक पारिवारिक संबंध होना चाहिए। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार, ऐसा एक विचार के आधारित एक विश्व सरकार बन सकते। भारत में सबसे प्राचीन एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था है, वो है पंचायत। उसका उद्भव है वेद काल में सभा और समिति, उसे बनाया है। इसलिए वहां भी एक तरह की पारिवारिक तरफ की सोच वहां है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया, पंचायत के सिस्टम में हमारे परंपरागत तरीका क्या है, वहां एकाभिप्राय होना चाहिए, सबके साथ एक ही अभिप्राय के रूप में ये निर्णय लेना है। उसी तरह पंचायत सशक्त होना चाहिए, एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था पूरे देश में सशक्त रूप से होना चाहिए। तो केंद्रीय सरकार का भूमिका क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने बताया, ये केवल एक वॉचडॉग के रूप में केवल पर्यवेक्षण और देखभाल करना। अब दत्तोपंत जी कानूनी व्यवस्था के बारे में गहराई में चर्चा करते हैं। दुर्भाग्य से भारत में, हमारे संविधान में भारत की आजादी के बाद एक तरफ की वेस्टमिनिस्टर मॉडल हमने अडॉप्ट कर दिया और कॉलोनियल प्रशासन की आदत और पार्लियामेंट्री प्रक्रिया और सीक्रेट फाइल्स, ऐसा कई मुद्दे हमने ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल से हमने अपनाया है, अभी भी वो चलते रहते हैं। इसलिए इसमें क्रांतिकार परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने हमारे लीगल सिस्टम का एक विचित्र रूप उन्होंने बताया। लॉर्ड डेनिंग्स ने बताया कि एक जज सत्य के लिए खोजना, जांच करना, ये नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक तरफ की एक्यूसेटोरियल एक सिस्टम लीगल में लागू किया है, उसमें दोषारोप करते हैं। इसमें ट्रायल में दोषारोप के जवाब दूसरे साइड देना, दो साइड होता है, उसमें एक साइड प्रोसिक्यूशन दोषारोप करता है और दूसरे साइड उसका जवाब देना है। ऐसा एक सिस्टम अभी देश में लागू किया है। लेकिन भारत का सिस्टम तो इंक्विजिटोरियल है, माने सत्य क्या है, सच क्या है, ये खोजना, ये भी जज का काम है। और लीगल सिस्टम कैसे देश में खड़ा हुआ, इसके बारे में भी वो चर्चा करते हैं। एक आइडियल सोसाइटी में सब लोग धार्मिक रूप से परस्पर धर्म के आधारित परस्पर रक्षा करते हैं। सत्ययुग के बारे में बोलते हैं, धर्मेणैव प्रजा सर्वम रक्षन्ति स्म परस्परम। जब धर्म समाज में नष्ट हुआ उस समय डिस्प्यूट्स, झगड़ा, ये सब डिस्प्यूट सब उस समय शुरू हुआ था। नष्टे धर्मे मनुष्येषु व्यवहार प्रवर्तितः। पश्चिमी विचारधारा में माइट इज राइट ऐसा बोलते हैं। जो शक्तिशाली होता है उनका आदेश, उनका विचार वो समाज स्वीकार करते हैं, इसलिए माइट इज राइट ऐसा प्रिंसिपल है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत का स्थिति क्या है, भारत राइट इज माइट, जहां सच है, जहां सही बात है, वो हमेशा समाज स्वीकार करते हैं। कोई भी शक्तिशाली आदमी को जो बोलते हैं वो सही है, ऐसा कभी भी भारत की संस्कृति में उसका स्वीकृति कभी भी हुआ नहीं। इसलिए सत्यमेव जयते ये प्रिंसिपल हमेशा हमारा इसमें होता है। और कौटिल्य के एक सिद्धांत भी उन्होंने बताया, बेस्ट टू लीड द रेस्ट। समाज में अच्छे लोग वो बिल्कुल बाकी लोगों को लीड करना है, सर्वश्रेष्ठ आदमी बाकी लोगों का नेतृत्व करना है। और संविधान के बारे में भी डॉक्टर अंबेडकर ने यही बताया। उनका अंतिम भाषण में उन्होंने बताया ये संविधान का सक्सेस कहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया लोगों के नैतिक समझ में इसका सफलता निर्भर है। दुर्भाग्य से हमारे संविधान में भारत की संस्कृति की मूलाधार जो धर्म है उसके बारे में ज्यादा किया नहीं। ये एक राइट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान हमको मिला है। और अपना अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने जो बताया उसके बारे में दत्तोपंत जी बहुत महत्वपूर्ण रूप से वो बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया अभी हमको एक राष्ट्रीय समानता मिला है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता ये बाकी है। जब तक ये आर्थिक और सामाजिक समानता हमको मिलते हैं तब तक ये संविधान का फायदा
वो पूर्ण रूप से भारत को मिल नहीं सकते, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था। पश्चिमी विचारधारा के एक कमियां उसका संघर्षवाद है। देश के समाज के सभी संस्थाएं आपस में संघर्ष करते हैं, जैसे व्यक्ति, समाज, परिस्थिति, परिवार सब आपस में संघर्ष में है, एक दूसरे से संघर्ष हमेशा निरंतर होता है। लेकिन भारत में ये सारा एक तालमेल में, समरसता में ही रहना चाहिए, क्योंकि एक ही चैतन्य, एक ही आत्मा सब इसमें फैला हुआ है। इसलिए उन्होंने बताया देयर इज ए प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उनके अंदर एक चेतना है, वो चेतना धीरे धीरे उसका विकास होता है। फिर वो अपने माता से आइडेंटिफाई करते हैं, परिवार से आइडेंटिफाई करते हैं, उतना उसका चेतना का विकास परिवार तक होता है। फिर उसका विकास समाज में होता है। फिर उसका विकास एक देश, राष्ट्र में उसी लेवल तक होता है, वहां भी रुकता नहीं। फिर वो मनुष्य समाज, पूरे समाज के ऐसा उसी लेवल तक उसका विकास होता है, वहां भी रुकता नहीं। पूरे जगत, ब्रह्मांड तक उसका ये चेतना का विकास होता है। इसको प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसा बोलता है। स्वर्गीय दीनदयाल जी का भी एक चिंतन है। और पश्चिमी ये संघर्षवाद, वो कार्ल मार्क्स ने अपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में उन्होंने अपनाया था। लेकिन ऐसा संघर्ष के बारे में भारत सोचा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे डांगे अपने एक किताब है द यूनिवर्स ऑफ वेदांता, ऐसा किताब में ये इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया पहली बार ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उसका चर्चा ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में मिलता है। भारत इसके बारे में जानकारी नहीं, ऐसा नहीं, ये भी हमने डिस्कस किया, लेकिन हमने इसको रिजेक्ट करके समरसता, हार्मनी, ये हमारे बुनियादी एक मुद्दा के रूप में हमने अपनाया है। इसलिए हम कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, समरसता होना चाहिए। समरसता ही सुंदर है, ऐसा हमने बताया। इसलिए सर्वेशाम अविरोधेना, ये तत्व हमने अपनाया है। उसी तरह दत्तोपंत जी ये बदलाव कैसा होना चाहिए, परिवर्तन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूजनीय गुरु जी ने जो बोला वो उल्लेखन करते हैं। पूजनीय गुरु जी ने बताया जैसे एक पेड़ उगता है, उसी तरह उसका विकास होता है। पेड़ में ब्रांचेस होता है, पत्ता होता है, फूल होता है, ऐसा होता है। लेकिन फिर फूल पत्ता सब गिर जाता है, उसके स्थान पर नया पत्ता पैदा होता है। उसी तरह समाज में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए। पुराना कई चीज गिर जाएगा, उसके स्थान पर नया चीज जरूर आना चाहिए। इसी तरह एक हमेशा परिवर्तन होने वाले एक समाज होना चाहिए, ऐसा पूजनीय गुरु जी ने बताया था। लेकिन परिवर्तन कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में पश्चिमी विचार और हमारे विचार में ज्यादा फर्क है। पश्चिमी लोगों ने बताया कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने बताया, आल्विन टॉल्स्टॉय ने बताया, उन्होंने बताया जब राजनीति व्यवस्था में परिवर्तन होता है, समाज में, पूरे समाज में व्यवस्था हो सकती है। यूरोपियन इतिहास में जब एक सम्राट आता है तो वो समाज के सभी मूल्यों को अपना आदेश के अनुसार वो रीशेप करते हैं और समाज इसको फॉलो भी करते हैं। ऐसा है यूरोप का इतिहास। इसलिए राजनीतिक शासन, राजनीतिक सत्ता का ये शक्ति, इसके अनुसार पूरे समाज चलते थे। इसलिए मार्क्स और आल्विन ने बताया कि राजनीतिक व्यवस्था के बदलाव महत्वपूर्ण है, उसे मनस्थिति में भी बदलाव आएगा। लेकिन हमारी विचारधारा में ये एकदम उल्टा है। हमने बताया पहले मनस्थिति में परिवर्तन होना चाहिए,
तो बिल्कुल व्यवस्थिति में परिवर्तन हो सकते। इसलिए एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, एक मूल्याधिष्ठित समाज को निर्माण करना है, यही है हमारा सोच। एक धार्मिक सोसाइटी, एक धर्माधारित समाज का निर्माण करना है, तो वो सारी व्यवस्था में भी परिवर्तन लाएंगे। कुछ अभी जो नया सोच सब पश्चिमी जगत में है, वो सब क्रिश्चियन चर्च के खिलाफ, क्रिश्चियन चर्च ने जो मोरालिटी खड़ा किया उसके खिलाफ वो सब विकसित हुआ था। इसलिए कार्ल मार्क्स ने विवाह एक सिस्टम के रूप में उन्होंने इनकार कर दिया। उसी तरह परिवार का भी विरोध कर दिया उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में यहाँ तक उन्होंने बताया कि ये पत्नियों को शेयर भी कर सकते, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बारे में दत्तोव जी चर्चा करते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? रशिया में जब लेनिन के नेतृत्व में शासन कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आया था, उस समय एक फैमिली डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया। अलेक्जेंडर कोलोंताई नामक एक महिला को, कम्युनिस्ट नेता को उसका हेड बनाया। उसका काम क्या है? रशिया में सारी परिवार सिस्टम को खत्म करके वो सब कम्यून उसी सिस्टम में परिवर्तन करना है, यही है उनका काम। लेकिन उन्होंने बहुत समय इसके लिए प्रयास किया। अंत में लेनिन को ये परिवार ये फैमिली डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के मनोविज्ञानीय विशेषज्ञ लोग उन्होंने बताया कि बिना परिवार एक बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकते। अच्छा व्यक्तित्व विकसित करने के लिए बिल्कुल परिवार की माहौल होना चाहिए। कम्यून इसके लिए एक अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है। पश्चिमी लोगों ने विविधता के बारे में सोचा कि ये विविधता आपस में वैरुद्ध है, विविधता आपस में विरुद्धता है, ऐसा उन्होंने सोचा था। ऐसा गलत रूप से उन्होंने समझा। इसलिए एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी लाने की प्रयास उन्होंने किया था। लेकिन भारत में ऐसा सोचा, विविधता, डाइवर्सिटी वो सौंदर्य है, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, इसलिए डाइवर्सिटी होना चाहिए, विविधता होना चाहिए। उसके ऊपर कोई रोड रोलर जैसे उसको एकदानता, एक रूपता लाने की प्रयास नहीं करना है। ऐसा है भारत का सोच। और भारत में विविधता में एकता, उस सब में अंतर्लीन एक एकता भी है, वो भी हमने सोचा था। इसलिए विविधता तो प्रमोट करना ये भारत के विचार का एक हिस्सा है। इसलिए भारत में कई भाषाओं, कवि, आचार पद्धति, ये सब भारत में विकसित हुआ था। पश्चिमी विचार में ह्यूमनिज्म उसको बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मानवतावाद, सब मानव केंद्रित है। इसके कारण चर्च की इतिहास में कई समय मनुष्य को कोई प्रामाण्यता उन्होंने दिया नहीं। इसके खिलाफ, इसके विरोध में जब एक आंदोलन हुआ था, उसके रूप में ये मानवतावाद वो पश्चिमी जगत में विकसित हुआ था। इसलिए सब मनुष्य केंद्रित होना चाहिए, ऐसा एक सोच हुआ। और प्रकृति भी, पर्यावरण भी मनुष्य के लिए बनाया है। ये सोच बहुत पहले से एक सेमिटिक संस्कृति में होते हैं। लेकिन जब मानव अधिकार घोषणा वो जब हम पढ़ते समय हमको समझ में आता है, मानव अधिकार घोषणा में जो भी लिखा है वो सब हजारों साल से भारत की संस्कृति में हुई है। जैसे रिलीजियस ग्रुप के साथ टॉलरेंस होना चाहिए। केवल भारत ने पूरे विश्व को इसको दिखाया था। एक एग्जाम्पल है, जब यहूदी लोगों को सभी यूरोपियन देशों से हटा कर दिया, वो बहुत कई देशों में गया था। जो भी देश में वो गए थे वहां उनको पीठा सब मिला था, सब जगह उनको हरास कर दिया। लेकिन
केवल एक ही जगह उनका कोई हरासमेंट कुछ मिला नहीं। उनको एक अतिथि के रूप में स्वीकार करके उनको रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था हमारे राजा लोगों ने किया था, एक भारत में थे। इसलिए मानवाधिकार के बारे में, मानव कल्याण, मानव का रक्षा, इसके बारे में बहुत पहले से भारत में एक सोच है, लेकिन कभी भी हम मानव केंद्रित नहीं हुआ था। हमारे सोच में, मानवता के सोच में प्रकृति भी उसमें इसका हिस्सा है, और प्रकृति में जो जानवर है, पक्षी है, ये सब इसका हिस्सा थे। जैसे शिबी सम्राट की कहानी है, उन्होंने एक पक्षी का रक्षा करने के लिए अपना शरीर भी त्याग करने के लिए तैयार हो चुका है ये कहानी में। इसलिए पक्षी, पशु, ये सब लोगों को भी हमारे जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान हमने दिया था। उसी तरह कई तरह की ऐसा विचार श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने इसमें लिखा है। ये 3वें नामक किताब में इस सभी विषयों के ऊपर विचार करके एक समग्र दर्शन वैशीकरण के बैकग्राउंड में उन्होंने लिखा है। ये जरूर सब लोग पढ़ना है, पढ़ के एक हमारे लिए, हमारे विचारधारा के बारे में एक टेक्स्ट बुक जैसे मानकर वो पढ़ने की प्रयास हम करना है। तो हम समझ सकते कि दत्तोपंत जी ने एक अद्भुत विचारधारा के जगत में हमको लेकर जाएंगे। इस विचारधारा भविष्य में पूरे विश्व की विचारधारा होने वाले हैं। ऐसा एक कॉन्फिडेंस के साथ हमें ये पढ़ना है। पढ़ते तो बिल्कुल समाज परिवर्तन की एक वैचारिक भूमिका हम बिल्कुल निभा सकते। इतना ही बोलते हुए मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। भाई साहब, अभी इन्होंने संजय नारायण जी ने हमारे सामने पूरा विषय रखा है, और मैं अभी राजबिहारी जी से अनुरोध करता हूं कि प्रश्नोत्तर का विषय वो लोग कुछ प्रश्न पूछने का, कुछ विषय का चलाइए। धन्यवाद भाई साहब। सभी अपना जो भी प्रश्न रखना है, कृपया वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। या किसी के घर में बच्चे बात कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को मोबाइल वहां म्यूट करिए, म्यूट करके बच्चों से बात करिए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है। कोई आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो लोग अनम्यूट करके बात करिए। इसमें लाइव शो में एक विषय आया है, नेपोलियन मॉडल 2, इधर लेटेस्ट, इस तब तक सारे विषय ने कवर किया है करके। आप लोग इसके बारे में कुछ प्रश्न है, कुछ स्पष्टता चाहिए? कुछ सुन ही नहीं पाया तो प्रश्न क्या करें? तो सुने नहीं जी, बाकी लोग सुने हैं ना जी। आपका नेट कनेक्शन, आपका कृष्ण प्रताप सिंह जी ऐसे 6 लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा था, वो वहां नेट ऑसिलेशन हो रहा है। यहाँ जो ब्लिंकिंग हो रहा है ना, हर बार ब्लिंकिंग होता है, जिसके लिए अप डाउन ऐसे। और कुछ लोगों ने फोन अटेंड किया है बीच में, इसके कारण भी समस्या आया है, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, सुरेंद्र जी। हाँ सुरेंद्र जी, हाँ बताइए। हाँ, एक विषय था। अभी हमारे सब महासंघों के अधिकारी है, सब प्रांतों के अधिकारी है। अगर सब महासंघ और सब प्रांतों से प्रचार विभाग का वहां काम देखने वाला आदमी का अगर हमारे पास संपर्क आ जाता है तो हमको सर्कुलेशन में आसानी रहेगी। ठीक है, वो विषय अलग है, मैं बात करता हूँ।
देखिए, नीलेश खेड़कर हमारा जो पुणे में रहने वाला डिफेंस कार्यकर्ता है, वो हमारा ब्रॉडकास्ट सिस्टम व्हाट्सएप का कैंपेन करता है। उनका विषय आपका सबके अनुरोध किया है, वो आप लोगों ने क्रियान्वयन करना है, बस इतना ही विषय है। अभी सजी नारायण जी का विषय में क्या बारे में कुछ पूछने वाला पूछिए। बहुत कठिन विषय आपके सम्मुख रखा है, इसलिए थोड़ा ठीक है, सोचने दीजिए, ऐसा लगता है। हाँ। जगदीश्वर जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जगदीश्वर जी कुछ पूछना चाह रहे थे। ठीक है, जगदीश्वर ऑन करके पूछिए। ये कोई पूछने वाले नहीं है, सबको विचार करना है। मैं पूछ लूं? नहीं, बंगाली मैं कुछ पूछ रहा था, मैं कुछ पूछ नहीं रहा था। पहले जगदीश्वर राव, बाद में घनश्याम पांडे। हाँ, नहीं, मैं कुछ पूछ नहीं रहा था, मैं ठीक है। अच्छा, ठीक है, घनश्याम पांडे जी। हाँ, इस अवसर पे ठेंगड़ी जी के किताब में हम लोग पढ़े थे। ठेंगड़ी जी का विचार था कि हम ऐसी समाज की व्यवस्था या रचना के लिए प्रयास करें जिसमें इंसान रोटी को खाए, रोटी इंसान को ना खाए। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इतने आज़ादी होने के बाद भी हम पढ़ते हैं कि जब हम देश पराधीन था, उस समय भी हमारे यहाँ का जो एक्सपोर्ट था उसमें भारत आगे था, शिल्प में आगे था, वस्त्र में आगे था, हर हमारी शिक्षा व्यवस्था में आगे था। लेकिन देश के आजाद होने के बाद भी, आज 72, 70, 75 साल के बाद भी आज स्थिति बड़ी भयानक है। तो कब तक इस स्थिति में सुधार हो पाएगी? और उसके लिए तो भारतीय मजदूर संघ प्रयास कर ही रहा है। लेकिन अब जैसे राम मंदिर के विषय में गुरु जी ने या लंबा प्रश्न हो गया, मोहन जी ने बताया था कलकत्ते में कि हम अपने जीवन में ही राम मंदिर बनते हुए देख पाएंगे। तो इस मजदूरों की स्थिति में क्या हम लोग सुधार आने वाले दिनों में देख पाएंगे? ऐसा आपका क्या कहना है? वाह। के बारे में दत्तोपंत जी ने विचार किया कि भारत के इतिहास में बहुत पहले ब्रिटिश लोग आने के पहले भारत का जीडीपी भी बहुत बड़े थे। आप 8:30 बजे कॉल करें, ऑनलाइन एंगस मैडिसन ऐसा एक 8:30 बजे करिए। यूरोपियन अर्थशास्त्री ने पूरे विश्व के सभी देशों के बारे में पढ़ने के बाद एक स्टडी देखा था। विश्व में सबसे ज्यादा जीडीपी लेने वाले 2 देश थे, एक तो भारत है, दूसरा चाइना था। ये पुराने बात है, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने भारत की शासन करने के बाद बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया। हमारे टेक्सटाइल को सत्यानाश करके उन्होंने मैनचेस्टर में वहाँ क्या ब्रिटेन में अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ाया था। यहाँ के कृषि को सत्यानाश करके यहाँ का कृषि का उपकरण देके वहां लेकर गया। ऐसा कई उन्होंने किया था। ऐसा करने के बाद फिर आजादी मिला। आजादी के बाद एक अच्छा एक नया भारत के बारे में सब लोग सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से नेहरू जो गांधी जी ने सपना देखा था उसी लाइन पर नहीं गया। उन्होंने रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म उन्होंने अडॉप्ट करके, इसलिए जल्दी कुछ 20 साल के अंदर भारत के जीडीपी एकदम नीचे गिर पड़ा। सबसे निचले जीडीपी के रेट में हो चुका। इसलिए पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के मापदंड में ही भारत की ये आर्थिक विकास में बहुत गिरावट रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म के कारण हुआ था। फिर भारत में एक मनमोहन सिंह का ये भी हुआ। सुरेंद्र जी अपना गलत तरीका से पूरे देश चलते थे। अभी दत्तोपंत जी ने जो विचार रखा है, वो दीनदयाल जी ने जो विचार रखा है, उसी लाइन पर जाना है। ये केवल इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए आखिरी आदमी तक इसके बारे में सोचने के लिए, आखिरी आदमी तक का विकास, अंत्योदय
ये देश में होने के लिए बिल्कुल ये रास्ता पकड़ के ही आगे जाना है। अभी आत्मनिर्भर भारत आया है, नया एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये सारा इसके लाइन पर छोटा सा कदम जैसे मान सकते, लेकिन सही कदम है। से उसी लाइन पर कितना जा सकते, लेकिन हमारा जो नीति निर्माण करने वाले लोगों का सोच, वो फिर भी ये आत्मनिर्भर भारत को फिर पूंजीवाद की लाइन पर लेकर जाएंगे, ये सारा होता है। इसलिए यदि हम अच्छा सही लाइन पकड़ेंगे तो बिल्कुल भारत में एक आर्थिक क्रांति ये हो सकते, संपूर्ण क्रांति हो सकते, आखिरी आदमी तक इसमें परिवर्तन होने की संभावना है। लेकिन उसी लाइन पर जाना है, उसका एक सैद्धांतिक भूमिका दत्तोपंत जी ने रखा है, उसको लेकर आगे जाना है। यही है एक ही सॉल्यूशन। थैंक यू। नेक्स्ट। सुरेंद्रन जी, मेरा एक प्रश्न है। आप बताइए। अमोल पवार जी, नमस्कार। अमोल पवार न्यूज भारती से है, वो आज हमारा 7 दिन का पूरा टेलीकास्ट कर रहे हो। प्लीज बताइए जी अमल जी। जी मैं प्रश्न ये पूछना चाहता था कि जिस समय पे ठेंगड़ी जी ने ये सब विचार रखे थे, तो अभी जो समय बदल के वो या कोई मेरी टेक्नोलॉजी तो मतलब अरे पोस्टल संतोष कुमार सिंह म्यूट करो। पोस्टल का संतोष कुमार जी म्यूट करके बात करिए। राइट पवार जी। जी, जो इस समय में, इस परिप्रेक्ष्य में जो टेक्नोलॉजिकल बदल आए हैं, जो इस सबसे मजदूरों की, माने जो मजदूरों का पहले जितने मजदूर लगते थे उतने अभी टेक्नोलॉजी की वजह से उनके काम जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, उससे भी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। उससे जहां 10 लोग कर रहे थे वहां पे मशीन काम कर रहा है। तो इस पूरे विषय में हम कैसे देखेंगे अपने विचार के माध्यम से इस पूरे विषय को? महाभारत में कहते हैं कालचक्र हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए कई परिवर्तन हमेशा आते रहते हैं। लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दों जो दीनदयाल उपाध्याय ने, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने बताया है, ये सभी समय के लिए लागू होगा। इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया, टेक्नोलॉजी यूज करते समय जापान ने जैसे किया, अपना देश की परिस्थिति के अनुसार टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। इसलिए देश की परिस्थिति के अनुसार टेक्नोलॉजी को अपनाना है। अभी इंडस्ट्री 4.0 आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है, खतरनाक है, ऐसा कई लोग बताते हैं। लेकिन इंडस्ट्री 4.0 को स्वीकृति करने के लिए भारत में उतना चर्चा, डिस्कशन, डिबेट हुआ है क्या? कुछ नहीं होता है। हम जो भी बाहर से आता है उसको स्वीकार करते हैं, ऐसा स्थिति है। इसलिए दत्तोपंत जी ने बताया एक टेक्नोलॉजी कमीशन भारत में होना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी कमीशन हर टेक्नोलॉजी बाहर से जो आता है उसको थोड़ा एनालिसिस करके उसको स्वीकार करते हैं। उसी तरह भारत में भी टेक्नोलॉजी एकदम शुरू करने के लिए, उसका प्रोत्साहन करने की ये व्यवस्था भी होना चाहिए। इसलिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल हमारे सोच के विरुद्ध में नहीं है, केवल इसको एक तरफ की उपयोगिता कैसे हो सकते है इसके बारे में सोचने की एक व्यवस्था भारत में होना चाहिए। सुनाइए। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन किसी का है? नमस्ते जी, मैं दीपेंद्र पूछ सकता हूँ जी? हाँ जी 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 नहीं, आप नहीं है, केंद्रीय कार्य समिति लोगों को बुलाना, हम जिसको बुलाया वही पूछना है ना। ठीक है। केंद्रीय कार्य समिति कोई नहीं पूछे तो आप, दीपेंद्र दिल्ली से है ना? दीपेंद्र चार डॉक्टर, ठीक है, रुकिए 1 मिनट। सर मैं पूछ सकती हूँ? हाँ इंदु पूछिए। नमस्कार सत्यनारायण जी। मेरा एक छोटा सा डाउट है। जो आपने बताया विश्व में 3 देशों में कम्युनिज्म है,
तो थोड़ा वो 3 देशों में मैं कंफ्यूज हूँ, तो थोड़ा बता देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। नहीं, 3 देशों में नहीं है वो। 3 देशों नहीं है? नहीं, वो अलग है। उन्होंने बताया, आपने होचिमिन माओ कम्युनिज्म, लेनिन होचिमिन माओ कम्युनिज्म, वो बताना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसमें आपने सही बताया। अभी पूरे विश्व में ये कम्युनिज्म खत्म हो चुका है, लेकिन केवल औपचारिक रूप से अपना कॉन्स्टिट्यूशन में एक कम्युनिज्म के रूप में बताया है। ऐसा क्यूबा, ऐसा कुछ देशों में, 3 देशों में ऐसा लिखा है, उतना ही है। लेकिन वहां भी कम्युनिज्म का कोई बाकी सिस्टम कुछ नहीं। धन्यवाद जी। कोई ये नहीं है तो मैं, हमारा जो दिल्ली का उपाध्यक्ष है श्रीमान डॉक्टर दीपेंद्र चाहल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता है और उसका एक अच्छा यूनियन बना रहा है। मैं इसको अलो करता हूँ, इसके बाद में कोई प्रश्न नहीं। दीपेंद्र जी। जी नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो न्याय प्रणाली की बात कही अभी अध्यक्ष जी ने, कि जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो न्यायाधीश है वो जांच अधिकारी भी होना चाहिए, और हमारी वैदिक काल से ही पंचायत की न्याय व्यवस्था रही है। तो इसके लिए भारतीय मजदूर संघ इस विचार को जो ठेगड़ी जी ने रखा, इस विचार को हम ले जा रहे हैं या आगे इसकी कोई योजना है जी? बस इतना पूछ। ये न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए ये भारतीय मजदूर संघ में पूरे न्याय व्यवस्था के बारे में परिवर्तन नहीं ला सकते। इसके लिए अधिवक्ता परिषद है, ऐसा संगठन काम करते हैं। केवल मजदूर क्षेत्र में श्रम कानून में परिवर्तन करने के लिए हम सोच सकते। दत्तोपंत जी ने इसके बारे में क्या बोला, उन्होंने बताया ये आजादी के बाद हमने जो न्याय व्यवस्था स्वीकार किया वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल का है। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल के में उसके स्वभाव क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया था। वहां जज सीधा सत्य क्या है उसके लिए खोजना वो मना किया है। लेकिन भारत का सिस्टम पहले से है क्या है, सब लोग सच क्या है इसके बारे में जज भी खोजते हैं। इसलिए ऐसा एक इसको एक्विजिटोरियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम, ऐसा 2 शब्द में जाना जाता है। ये वो सारा टेक्निकल डिटेल्स है, वो समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। इसलिए हमारे जो पुराना सिस्टम है वो सिस्टम के जो अच्छा चीज है वो नया परिस्थिति में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा अधिवक्ता परिषद जैसे लोग सोचना है। ठीक है, धन्यवाद। राज बिहारी जी, मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर हम अब यहाँ समाप्त करेंगे, है ना। कुल मिला के ये 7 दिन का वो लेक्चर सीरीज के बारे में हमारा, आप पूछिए तो, या हसू भाई जी या अमरनाथ डोगरा जी कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? उनका कुछ मत है क्या? माननीय हसू भाई जी और माननीय अमरनाथ डोगरा जी के जो अभी 7 दिन की व्याख्यान माला हुई है, इस पर अपने यदि विचार रखना है तो कृपया मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। सबको हसू भाई दवे बोल रहा हूँ, नमस्कार। ये जो 7 दिन का प्रयास अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो किया, तो मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो विचार अलग अलग वक्ताओं ने रखा, मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण भी हमारी जो बौद्धिक क्षमता है और हमारी जो जानकारी है वो बढ़ सकती है, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूँ। और दूसरा धन्यवाद ये भी करता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे और डोगरा जी को जो आमंत्रित किया और हमें जो लाभ दिया, इसके लिए मैं व्यक्तिगत और बीएमएस की ओर से भी आपको धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रयास हर दिन आगे भी चले, ऐसा मुझे लग रहा है। और खास करके यदि कोई संगठनात्मक कार्यकर्ता को जैसे कार्यकर्ता पुस्तक में कार्यकर्ता के बारे में जो है, ऐसा भी कोई प्रयास ऐसा करे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद जी। माननीय अमरनाथ डोगरा जी, आपसे भी आग्रह है कि इस पूरी व्याख्यान माला पर आप अपने भी विचार संक्षिप्त में रखें। माननीय अमरनाथ डोगरा जी। હવે ડોગરા जी मीट करવું હોય तो हाँ। माननीय डोगरा जी, आप अनम्यूट करके बताइए। हाँ, अनम्यूट करें और बात करें।
डोगरा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए। अमरनाथ डोगरा अनम्यूट कर दीजिए। करेंगे वो कर रहे डोगरा हैं। जी हाँ। सेटिंग्स डोगरा जी आप भी अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका सेटिंग इधर से नहीं हो रहा। अभी आ गया, फाइन। अभी आवाज आ रही मेरी? आ रही जी, आवाज आ रही। बिल्कुल। नमस्कार सभी को, नमस्कार। आज 7 दिन की जो सीरीज चली दत्तोपंत जी के विचार के परिप्रेक्ष्य में, उसका समापन, और इन 7 दिनों में हमें भी जोड़े रखा आपने, मैं उसके लिए अभिभूत भी हूँ। और जो सीरीज का विचार भारतीय मजदूर संघ केंद्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने किया, वो सभी साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत योग्य और उत्तम रीति से जो विद्वान कार्यकर्ता जिनके संबोधन उद्बोधन हुए, उससे एक नई जागृति, एक नई चेतना सभी कार्यकर्ताओं में, मेरा विश्वास है जरूर वो उत्प्रेरित हुए हैं इससे। किंतु ये 7 दिन के उद्बोधन मुझे लगता है बहुत अल्प, बहुत थोड़ा, एक छोटा प्रयास ही लगेगा। कल मान्यवर सचिन नारायण जी ने जो सुझाव दिया था कि 2 दिन की एक कार्यशाला या कंप्लीट 2 दिन दत्तोपंत जी के विचार पर ही, उसी पर केवल चिंतन करना और उसी पर सारा चर्चा चलाना, तो हमारे ब्रजेश जी जो कहते हैं कि डिकोडिंग ऑफ दत्तोपंत जी, so it is not so easy to decode दत्तोपंत जी completely। मान्यवर रंगाहरि जी कहते थे कि कंप्लीट वर्क्स ऑफ दत्तोपंत जी, दत्तोपंत जी के विचार की था पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि उन्होंने, दत्तोपंत जी ने स्वयं कहा था कि दीनदयाल जी का जो मानव दर्शन है, ये आधुनिक युग सनातन धर्म का, आज के युग का नया अवतार है। तो एकात्म मानव दर्शन का विचार सारा वेदांत से आया, तो वेदांत को लेके आगे बढ़ना है, तो दत्तोपंत जी के विचार को वैश्विक केंद्रों तक अगर ले जाना है, तो मुझे लगता है बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। और दत्तोपंत जी के विचार के लिए अगर समग्रता पूर्वक विचार करना है, तो 2 दिन का बैठक या कार्यशाला पर्याप्त नहीं होगी। मेरा सुझाव बहुत विनम्रता से है कि पहले संघ के अधिकारी 5-5 दिन की बैठक रखा करते थे। जब दत्तात्रेय होसफुले जी, दत्तोपंत जी, विद्यार्थी परिषद, ये सारे स्वदेशी, तो 5-5 दिन की कार्यशाला, मुझे लगता है एक बार दत्तोपंत जी को पूरी तरह समझने के लिए, उनके विचार को आगे लाने के लिए एक 4-5 दिन की बराबर एक कार्यशाला या चिंतन बैठक रखी जाए। और उसमें दत्तोपंत जी के बारे में 5-4 साल पहले वैश्विक एक डाटा मैं पढ़ रहा था साहित्य के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में उस समय तक 1,62,000 पुस्तकों का प्रकाशन विश्व में हो चुका था। आप कल्पना करिए कि कार्ल मार्क्स के बारे में 1,62,000 पुस्तकें हैं, दत्तोपंत जी के बारे में इतना बड़ा विचार है, शाश्वत है, सत्य है, लेकिन किताबें, पुस्तकें, दत्तोपंत जी को अपने जीवन में संगठन खड़ा करना था। फिर म्यूट हो गया डोगरा जी, फिर से अनम्यूट करिए। जी, तो मैं यही कहूंगा कि एक चिंतन बैठक 2 दिन पर्याप्त नहीं होंगे, थोड़े लंबी अवधि की रखी जाए, तो दत्तोपंत जी का बहुत एक समग्रता पूर्वक उनका विचार सबके सामने आ सकेगा। धन्यवाद। अब मैं माननीय ब्रजेश उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि इस व्याख्यान माला की तथ्यात्मक टिप्पणी आप अपनी ओर से प्रस्तुत करें। श्री ब्रजेश उपाध्याय जी। जी धन्यवाद, नमस्कार सभी को। जैसे पहले दिन हम सभी के ध्यान में आया कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम विचार किए थे, किंतु कोरोना की परिस्थिति के कारण उन सब कार्यक्रमों को उस रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सका। तो कुछ दूसरा स्वरूप सोच करके, यानी कि जो 1 सप्ताह की व्याख्यान माला, इस नाते से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें आज हम सब
सीरीज के आखिरी दिन 7वें दिन, और हम जिन अलग अलग विषयों पर अलग अलग महानुभावों को सुने हैं, तो हम सभी को इन सारे 7 विषयों का जो मनन अध्ययन या जो समझना है, हमने 7 जिन विषयों का चयन किया था उसके लिए जो वक्ता इस नाते से विचार किए थे, स्किल का कैसा रहता है, स्किल के बारे में इसका जो एक कम्प्रहेंसिव सारा आइडिया और वर्तमान परिस्थिति में कैसा रहता है। प्रोफेसर नेहरू जी ने पहले दिन जब हम सभी के सम्मुख चर्चा करी थी, तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे ऑडियंस को एक नए प्रकार का एहसास आभास हुआ कि कुछ और चीजें हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। एक जिज्ञासा, एक अपेक्षा मन में इस प्रकार की खड़ी हुई है। मुझे लगता है ये जो अपेक्षा खड़ी हुई, ये जो आकांक्षा खड़ी हुई, विषय के प्रस्तुतकर्ता की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि है तो ये है। और मैं समझता हूं कि पहला विषय निश्चित तौर पर यशस्वी रूप से और पूरे सफल इस नाते से हम सभी के सम्मुख आया है। लेबर लॉज हम सभी रोज चर्चा करते हैं, वास्तव में क्या है, कैसा है, इसका एक रियलिटी चेक इस नाते से वस्तु स्थिति हम सभी के सामने आए। अपने ही कार्यकर्ता मलेशम जी ने विषय हम सभी के सम्मुख रखा। बाद में जिन कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी चर्चा हुई, उस विषय के कारण भी कई लोगों के मन को ये लगा कि मुझे इस विषय के अलग अलग पहलुओं को समझने की, जानने की आवश्यकता है। यानी इस विषय ने भी हमारे मन को कुछ और जानना, समझना इस नाते से प्रेरित किया है। और जब हम फ्यूचर ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स IR अरुण मेहरा जी ने जब विषय रखा था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको और कहा कि भाई सचमुच एक जो अलग प्रकार का डायमेंशन और एक क्लिष्ट विषय, बड़े सरल उससे, तो उसने भी हम सभी को एक नई दुनिया में एक नए प्रकार के विषय, एक नए प्रकार के सारी अप्रोच को समझने के लिए प्रेरित किया, जिज्ञासा किया। हम सभी लोग रोज काम करते हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब सुरेंद्र जी का विषय आया उस दिन कैडर का, मास बेस कैडर जो हमारा रहता है उसके बारे में, तो हम सब रोज वो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब विषय की प्रस्तुति हुई तो स्वयं को भी लगा कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे समझनी है, ऐसे बहुत सारे काम है जो मुझे सीखने की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे काम है जो जहां जहां पर हमको जो दायित्व है वहां पर मेरे अपने व्यवहार के लिए मैं जो दूसरों से अपेक्षा करता हूँ, मैं जो दूसरों को कर सकता हूँ, यानी एक कंप्लीट सेल्फ की एनालिसिस, सेल्फ के काम की एनालिसिस, इसके नाते से हम सभी को प्रेरणा प्राप्त हुई है। दत्ता जी ने जब विषय रखा, मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए बाद में और उन्होंने कहा कि लगता है कि जो चेंज का डिस्कोर्स सारा उन्होंने डिस्क्राइब किया, उसके लिए जो आग्रह की बातें उन्होंने बताई, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसके अलावा भी कोई विकल्प नहीं है। वी शुड बी वेरी क्विकली चेंज आवरसेल्फ, और इस चेंजिंग पैराडाइम को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए जो विद इन चेंजेस चाहिए, जो आउटसाइड एनवायरमेंटल चेंजेस चाहिए, उसके लिए चेंज एजेंट के नाते मैं खुद को तैयार करूं, तो सचमुच बहुत इंस्पायरिंग और इस प्रकार का लगा है। ऐसे ही जब हम बजरंग लाल जी को सुन रहे थे तो श्रीमान डोगरा जी जिक्र कर रहे थे, पहले जो जिक्र आया कि भाई दत्तोपंत जी का उनके विषय को समझना, मैं जब बजरंग लाल जी को मैंने कल भी निवेदन किया उनको कि दत्तोपंत जी के बारे में बात करना, उन्होंने कहा कि ब्रजेश जी दत्तोपंत जी के किस पक्ष को कहना है, क्योंकि दत्तोपंत जी स्वयं में एक बहुत बड़े आयाम है, उनको समझना, उनके बारे में बात करना या उनके किसी एक आयाम के बारे में बात करना, तो उन्होंने कहा कि उनको पूरी तरह डिकोड करना मेरे भी सामर्थ्य का विषय नहीं है, उनके कुछ आयाम चर्चा करने हैं। और जब कल उन्होंने कुछ विषयों की ओर चर्चा करा तो जिन सरल शब्दों में और जिस ढंग से उन्होंने हम सभी से बातचीत किया, उस विषय के कारण भी हमारे मन को एक अलग प्रकार का अपेक्षा आई है, हमारे मन में एक अलग प्रकार की जिज्ञासा आई।
सज्जी जी, आज हमारे अध्यक्ष जी जब ग्लोबल प्रोस्पेक्ट सारा बात कर रहे थे, तो हमारे में से बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हम मजदूर संगठन के लोग ही हैं या कुछ और हैं। हमको ये जो इतने विषय आज परोसे गए, जितने सारे डायमेंशंस हमारे सामने लाए गए, तो कुल मिलाकर के इन 7 दिनों में जो विषयों की प्रस्तुति हुई है, विषय के प्रस्तुत करता, उनकी अपनी योग्यता, क्षमता और जिस अटेंटिव भाव से हम सभी लोगों ने लिया, मैंने कहा हर विषय को सुनने के बाद जो एक अपेक्षा रहती है विषय प्रस्तुत करने वालों की, संगठन ने जो योजना करी थी, मैं समझता हूँ उस दृष्टि से अगर मैं विचार करता हूँ तो हम बहुत सफल हुए। और जो ऑडियंस कवर करने की बात सुरेंद्र जी बता रहे थे कि प्रारंभ में एवरेज हम 18,000 ऐसे लोगों तक गए हैं। मैंने पहले दिन जब इसका सारा लाइव करेंगे उसके माध्यम से, तो हमने कहा था कि भाई हम सब ने आग्रह पूर्वक अपनी रीच बढ़ाने की, करोड़ों की अपनी सदस्य संख्या है, अभी हम कुछ 1000 तक गए, 18,000 तक गए। और जिन प्रकार के विषयों का यहाँ प्रस्तुतिकरण समावेश हुआ, उसको एक और बड़े डायमेंशन पर जाए तो ये YouTube पर और इन दूसरे संचार माध्यमों पर उपलब्ध है। हमको जितनी प्रेरणा मिली, हम सभी चाहेंगे कि हमसे आगे जो लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, उन सब तक विषय जाए। तो मेरे सबकी ओर से ये आग्रह बढ़े, एक मैं निवेदन करूंगा। और एक जो दूसरी बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा, देखिए अपने देश में महापुरुषों के स्मरण करने की एक परंपरा है और हम सभी बड़ी श्रद्धा के साथ उसका स्मरण करते रहते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों की अपेक्षा अलग रही है। हमारे यहाँ कभी महापुरुषों ने ये नहीं कहा कि भाई आप मेरा स्मरण करिए, उन्होंने एक अलग प्रकार की अपेक्षा करी है। और उनकी अपेक्षा क्या रही है कि जिन भी कारणों से आप मुझे महापुरुष समझते हो, जिन भी विषयों के कारण आप मुझे कुछ अलग प्रकार का समझते हो, उन विषयों का प्रतिपादन, अनुपालन, व्यवहार, और मैंने प्रारंभ में भी कहा और अपने देश की एक जो कृति भी है, रामचंद्र जी ने दशरथ के पुत्र के नाते अवतार लिया धरती पर। अब वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, तब तक भी ईश्वर की कल्पना थी। ईश्वर है, ईश्वर सबसे बड़ा है ना। ईश्वर के नाते जितनी भी हम बातें करते हैं, ये दशरथ के पुत्र के नाते पैदा होने के पहले भी थी। लेकिन वो जो ईश्वर होता है, उसकी जो श्रेष्ठ कृति है, उसका मतलब क्या है? तो केवल स्मरण करना। और हमारे यहाँ जो हम कई बार कहते हैं स्मरण करते करते हम यहाँ पहुंच जाते हैं, तो उनको अपने यहाँ सबसे एक श्रेष्ठ स्थान पर रखकर घर के एक कोने में एक शिवालय, एक दीवाल, एक आलय बनाकर रखते, सुबह दीप बत्ती किया कि आप यहीं तक सीमित रहिए, आपका काम इस आलय तक सीमित, बाकी की मेरी दुनिया अलग। प्रभु राम को जो दशरथ नंदन के नाते अवतार लेना पड़ा, वो ये बताने के लिए कि मैं केवल आलय में पूजा की वस्तु नहीं हूँ, केवल वहां पर स्मरण हो इतने मात्र नहीं हूँ, इसलिए सारी लीलाएं करी। कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं, जो यशोदानंदन और आप जिस भी नाते से उनको बोलते हैं, उनको भी क्या है, ये बार बार ये जो मनुष्य का स्वभाव है, हम किसी को स्मरण करते करते इतना दूर कर देते और उससे इतना दूर कर जाते हैं कि भाई हम और आप तो इस लायक ही नहीं, आप तो आलय में रहे, मैं सुबह नमस्कार करूं, इतना ही। तो ये जो अवतार हुए, इन्होंने ये बताने के लिए कि हम आलय में पूजा के लिए नहीं, हम व्यवहार के लिए। और इसलिए दो महापुरुषों का मैं जिक्र करता हूं, जितने ईश्वरों की हम कल्पना करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा ग्राह्यता, सबसे सहज रूप से स्वीकार्यता और व्यवहार में अगर किसी दो लोगों का विषय चरित्र आता है तो कृष्ण का है, राम का है। क्योंकि इन दोनों लोगों ने जो कृतियां करी है, आज वो जो महाभारत और राम लीला, इनकी सारी चीजों के जो मंचन होते हैं, कृष्ण लीलाएं, ये उनका उस प्रकार का अनुसरण है। इसमें भी थोड़ा प्रतिगामी सारी चीजें कुछ निकलती जा रही, उनका भी आलोक अलग प्रकार का होता जा रहा है। और ऐसे जो दत्तोपंत जी के बारे में जब बात करते हैं, तो इनकी जन्म शताब्दी शुरू होने के पहले दिन हमने एक निवेदन किया कि दत्तोपंत जी जैसे उनके तरीके से, उनसे भी उच्च कोटि के बहुत सारे विचारक हैं, उन्होंने अच्छा विचार किया। हमारे यहाँ ऐसे श्रेष्ठ विचारकों की कमी नहीं है।
लेकिन दत्तोपंत जी इन सब विचारकों में जो अलग स्थान रखते हैं, उन्होंने विचार को व्यवहार में परिवर्तित कैसे करना, वो सारी कृति करी। जैसे राम ने ईश्वर की कृति क्या होती है, कृष्ण ने ईश्वर की कृति क्या होती है, वैसे दत्तोपंत जी ने जिन विषयों पर जिस प्रकार का विचार किया है आज के परिवेश में, उसको कृति में कैसे बदलना। संघे शक्ति कलो युग ऐसे बोलते हैं। आज के परिवेश में इन किसी विषयों का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो आज की जो प्रणाली काम करती है इसमें एक मास ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, इस प्रकार के शक्तिशाली ऐसे संगठन काम करेंगे। इसलिए दत्तोपंत जी किताब लिख के अलमारी में नहीं रखा, ऐसे बहुत सारी भरी है बहुत लोगों की कृतियां। दत्तोपंत जी ने उनको एक्शन में बदला। इसलिए हम आप यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते, हमारे लिए दत्तोपंत जी एक अलग प्रकार से स्मरण करने के हैं, ये मंचन करने के लिए है। हमको जो दायित्व मिला है, हम दत्तोपंत जी के विचारों का मंचन करें, एक्शन करें, उसके नाते विचार करना पड़ेगा। स्थान स्थान पर दत्तोपंत जी को प्रस्तुत करते समय उनकी बायोग्राफी का उद्धरण करना, स्मरण करना, वो एक पक्ष है, वो बाकी के लोग करें। हमको जो दायित्व दिया उन्होंने, हमको ये नहीं कहा कि हमारी बायोग्राफी पढ़ना, कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कहाँ पढ़े, कितना पढ़े, वो कोई मटेरियल हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए मटेरियल क्या है, उन्होंने जो कहा उसको करने के लिए जो विधा बताई, उसके लिए जो निमित्त सुनाते, तो हमको दायित्व दिया है। 7 दिनों की लेक्चर सीरीज में हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी, डिकोडिंग दत्तोपंत जी। डिकोडिंग मीन को समझना है, समझना क्यों है अलग प्रकार से। हम डिकोड इसलिए करना चाहते हैं कि हम, क्योंकि उनकी हम एक्शन फोर्स है, क्योंकि हम उनकी कृति को ट्रांसलेट करने के लिए बने हैं, क्योंकि हमको एक अलग प्रकार के दायित्व के साथ ये बोध मिला है। इसलिए आज के जिस परिस्थिति, जिस समय में हम वाद संवाद कर रहे हैं, मुझे आज की वर्तमान समय की टर्मिनोलॉजी हमको समझ गया है, उसमें हम बात कर सके। हम सभी को ध्यान में रहना चाहिए, जैसे राम के चरित्र का मंचन रामलीला के पात्र करते, राम का जीवन उतारते हैं स्वयं के जीवन में। हम सभी दत्तोपंत जी के जीवन की कृति का मंचन करने वाले लोग हैं। भारतीय मजदूर संघ के एक एक कार्यकर्ता ने उस भूमिका में स्वयं को बदलना, और इन 7 दिनों की लेक्चर सीरीज में आज के परिवेश में बोले जाने वाले संवाद, डायलॉग, उसके लिए जो उचित शब्द हो सकते हैं, उन सारे शब्दों को समेटने का, परोसने का एक प्रयास हुआ है। ये बात सच है, ये 7 दिन में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन हम एक एक अध्याय स्मरण करते चले, बढ़ते चले। मैं फिर से बार बार 100 बार दोहराता हूँ, मुझे जहां जहां भी जन्म शताब्दी के अवसर पर बात करने को मिला, मैं सब जगह एक आग्रह कहा, प्लीज डोंट रीड बायोग्राफी ऑफ दत्तोपंत जी, प्लीज कम इनटू एक्शन, एक्सेप्ट द एक्शन, मेक योरसेल्फ एक्शनेबल। वो कैसे कर पाते हो, वो कैसे करोगे, वो किस प्रकार से किया जा सकता है, जितना ज्यादा विचार। क्योंकि दत्तोपंत जी के बारे में आज जब बहुत लोग मिलते हैं तो मुझे भी पूछते हैं, यार उनका सर्वथा ज्यादा समय मजदूर संघ में लगा है, उनका ज्यादा श्रेय मजदूर संघ को था, उनकी बहुत जो लवली कृति थी वो मजदूर संघ थी। तो जब वो ये सारी बात कर रहे होते, मैंने को पूछा, आप ऐसे मुझे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, दत्तोपंत जी ने जो सोचा वो करना कैसे, वो मजदूर संघ के रूप में किया। इसलिए बायोग्राफी तो हम सब लोग पढ़ सकते हैं, दत्तोपंत जी का दर्शन करना है, उनकी कृति को अनुभूति देना है, समझना है। तो इट इज बेस, भारतीय मजदूर संघ उसका बेस है। इसलिए हम सब प्रत्येक कार्यकर्ता उस नाते से इसका विचार करें, ऐसा ही सोचना है, करना है। इस पृष्ठभूमि में ये 7 दिन के लेक्चर सीरीज का एक आयोजन हुआ है। हम फिर से मानते हैं कि पूरा नहीं है, लेकिन इस इतने अध्याय का स्मरण हम सभी को एक प्रकार का हो जाए, इसका एक्सटेंशन हो, एक्सपेंशन हो, इस भाव के साथ हम सभी लोग बढ़ेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस में जाऊं, इट इज हाईली अप्रिशिएटेड। हम बिल्कुल, हमारे जो वरिष्ठ हमारे श्रीमान हसू भाई जी, दूसरे लोगों ने, हमारे ऑडियंस के बाहर जिन लोगों को इसके समाचार है, वो सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा एक प्रयास हुआ। निश्चित तौर पर ये सब ठीक है, लेकिन हम जब अपने स्वयं के नाते विचार करते हैं,
कि हम तो उनकी एक्शन फोर्स हैं, हम तो उनकी कृति हैं। हमने तो कृति के माध्यम से दत्तोपंत जी को बताना है, कागज पर लिखी उनकी बायोग्राफी के माध्यम से नहीं। तो मुझे लगता है स्टिल पर बहुत अभी गैप है, उस गैप को पूरा करें, कर पाए, उसके लिए जो अपनी साधना, उसके लिए जो अपनी सिद्धता और उसमें सहायक हो सके, इसलिए 7 दिन की लेक्चर सीरीज का आयोजन हुआ। इस भाव से इसको स्वीकार करें। मैं इतना ही निवेदन करते हुए कि ये कंटिन्यूएशन का विषय है कि आगे भी हम सब लोग मिलेंगे, लेकिन हम कृति वाले हैं। मैं बार बार कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा कि उनके कोट्स स्मरण करते रहे, सुनाते रहे, लिखते रहे। हमें एक्शन में कितने उतरे हैं उनके कोट, वो हमारे लिए वैल्यू करते हैं। उसका हम सब लोग एहसास करें, उसका हम सब लोग आभास करें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं फिर से सबका धन्यवाद। ये अगर यशस्वी हुआ, सक्सेस हुआ, तो आप सब लोग अगर इसमें उत्साह नहीं देते तो ये होता नहीं था। और जो अगली अपेक्षा है, इसको हम लोग एक्शन में कर पाए, और भरोसा करता हूँ ये भी हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग उसी के निमित्त बने। इतने निवेदन करता हूँ, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मुझे लगता है कि राज बिहारी जी, मुझे इतने निवेदन इस विषय को लेकर करना था। आगे की कार्रवाई आपके लिए। राज बिहारी जी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में अध्यक्षीय संबोधन होगा। मैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए माननीय श्री जयंती लाल जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना संबोधन। सबको नमस्कार। बहुत पर्याप्त समय हम सब लोगों ने सुन लिया है। सारा विषय भी हमारे सामने माननीय सज्जीनारायण जी ने इस हमारे 7 दिन का जो एक वैचारिक यज्ञ था, उसके आखिरी दिन में हमारा मूल विचार सदैव दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी का चिंतन हम सबको याद करवा करके, स्मरण करवा करके इस 7 दिन के यज्ञ की पूर्ति आज हम सब लोग कर रहे हैं। केवल ज्यादा नहीं कहना है, 2 ही मिनट कहना है, क्योंकि इतना समय हो गया है कि ज्यादा समय सुनने में भी शायद उसका कुछ लाभ कम होता है। युग परिवर्तन की वेला है, हम चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, चाहे ईश्वर की रचना हो, चाहे प्रकृति का प्रकोप हो, चाहे कुछ भी हो, किंतु ये एक ठेंगड़ी जी का ही संकेत भी हम कह सकते हैं, या उस समय के सब महापुरुषों का ये संकेत एक तरह से मिलता रहा है कि आने वाला समय एक नई रचना वाला होगा। ये युग परिवर्तन की वेला है, और युग परिवर्तन की वेला में हम सब की जिम्मेदारी अब ये बनती है कि ठेंगड़ी जी के विचारों को जैसा उन्होंने कहा, हमारे सामने रखा, हमने सुना, चिंतन किया, सारी दुनिया को बताया, उसके अनुसार रचना खड़ी करना अब हमारा दायित्व है। तो इस समय ये सारा चिंतन, मैं सोचता हूँ कि 7 दिन का चिंतन हमारे लिए एक बड़ा पाथेय हो गया है। हम सबको उसको फिर से स्मरण करते हुए एक संकल्प के साथ आने वाले समय में इस नई रचना को खड़ी करने के लिए सिद्ध होना है। एक बात। दूसरा, अब इस तरह का जो आयोजन, ये एक अवसर मिल गया है कि ऐसे कार्यक्रम में हम प्रत्यक्ष भी करते तो इतने लोगों के साथ नहीं पहुंच सकते, किंतु ये जो वर्चुअल व्याख्यान माला का कार्यक्रम आयोजन करने का अवसर आया है, चाहे किसी भी कारण से आया है, किंतु हजारों कार्यकर्ताओं तक इस विचार को पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। किंतु दिशा और नेतृत्व तो हमको करना है। हमारे कार्य समिति के पदाधिकारी हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, देशों का नेतृत्व है। तो हम सब लोग इसका विचार करते हुए अब जैसा हमारे सपनों का भारत, सपनों की अर्थव्यवस्था, सपनों का ट्रेड यूनियन ये बनना चाहिए, ऐसा ठेंगड़ी जी ने भी हमको बताया था। शायद हमको याद है, एमजी बोकड़े एक बड़े अर्थशास्त्री थे, मार्क्सवादी थे, ठेंगड़ी जी के विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने एक प्रश्न किया, ठेंगड़ी जी आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ है, किंतु काम तो वही करते हो जो अब तक लोग करते आए हैं। तो हम सबको याद है ठेंगड़ी जी ने जो उत्तर दिया है, हमने कई बार सुना है, अभी स्थापित होने के लिए जो परंपरागत मार्ग है उससे चल कर के हमको वो स्थान प्राप्त करना है जब हम दिशा दे सके, और आज हमने वो स्थान प्राप्त कर लिया है। अब नई दिशा देने का काम माननीय ठेंगड़ी जी के विचारों का आर्थिक जगत रचना करना है, और केवल आर्थिक जगत नहीं है, पूरे समाज की नव रचना की वेला है, क्योंकि अर्थ भी समाज का ही एक हिस्सा है।
तो जैसा विचार आज सज्जिनारायण जी ने हमको याद दिलाया, ठेंगड़ी जी का विचार था, समग्र चिंतन था। वो समग्र चिंतन के परिप्रेक्ष्य में हमारा अर्थ क्षेत्र कैसा हो और वहाँ काम करने वाले ट्रेड यूनियन कैसे हो, ऐसी रचना करने का दायित्व अब हम सब पे है। इतनी बात कह करके इस सारे कार्यक्रम के आयोजक माननीय सुरेंद्रन जी को भी मैं धन्यवाद करूंगा कि ऐसी बड़ी रचना और बड़े प्रयत्न पूर्वक, मैं सोचता हूं कि और छोटे मोटे आए होंगे, किंतु निरंतर 7 दिन तक ये विषय सब तक गया है। वो भी एक बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। सभी हमारे वक्ता, उन सब का हम सब आभार व्यक्त करते हैं। और जितने श्रोता सुने हैं वो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करके अपनी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार। माननीय सुरेंद्रन जी, यदि कोई सूचना ना हो तो कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाओ। 1 मिनट में मैं इतना ही सूचना देना चाहता हूँ। तो अभी जो हमारा जो YouTube का चैनल बहुत बड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए सारे अभी जो यहाँ के रहने वाला केंद्रीय कार्य समिति और YouTube देखने वाला ज्यादा लोग YouTube सब्सक्राइब करना है। जितना हम YouTube अभी 6-7 दिन का अपलोड किया है, सब्सक्राइब किया, तो हम एक अच्छा संगठन सभी लोगों को आगे बढ़ जाएगा। और ये विषय ये है, इसी तरह का जो नीलेश केड़कर ने एक हम सबके लिए पूछा था, ये हम आने वाले दिनों में व्हाट्सएप में भी सबको भेज सकते हैं, हजारों भेज सकते हैं। इसलिए सारे प्रांतों के लोग और महासंघों के महामंत्री लोग एक बार आपका व्हाट्सएप नंबर यूनियन महामंत्रियों को भेजे तो उसको हम लिस्ट आउट करके एक अलग निचले लेवल तक हमने ग्रास रूट लेवल बनाएंगे। ये 2 काम अनुवर्तन नाते करना है। कल एक विषय आया था, पुस्तक सुमंगलम का पुस्तक भेजना है करके।